आइसो वर्ड का मतलब होता है सेम, इक्वल। मर वर्ड यूज करते हैं यूनिट के लिए। तो यहाँ आप समझेंगे, यहाँ जो आइसोमर बात कर रहे हैं वैसे चीज के लिए बात कर रहे हैं जिसका यूनिट सेम है, और अगर यूनिट सेम है तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी सेम होगा। अगर मॉलिक्यूलर यूनिट सेम है, जिस मॉलिक्यूल के लिए बात कर रहे हैं अगर वो सेम है तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी सेम होगा। और इज्म वर्ड होता है प्रॉपर्टी या फेनोमेनन के लिए। वैसा कंपाउंड जिसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम हो लेकिन प्रॉपर्टी डिफरेंट हो, वैसे कंपाउंड को हम लोग कहते हैं आइसोमर्स, एंड दिस प्रॉपर्टी और फेनोमेनन इज कॉल्ड आइसोमेरिज्म। हम एक बार फिर से कह रहे हैं, वैसा कंपाउंड जिसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम लेकिन प्रॉपर्टीज डिफरेंट। सवाल है कि अगर हम कह रहे हैं प्रॉपर्टीज डिफरेंट तो यानी अलग अलग चीज है। बार बार ये पिछले दिन भी बोले थे कि कंपाउंड अलग है इसीलिए प्रॉपर्टी अलग है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लेकिन सेम है। तो ये प्रॉपर्टी जिसके वजह से एक ही मॉलिक्यूलर फॉर्मूला वाला एक से ज्यादा कंपाउंड एग्जिस्ट करता है, जैसे तुमको हम बताए थे, याद करो, हम लोग कहते हैं एक वर्ड यूज करते हैं ट्विंस। ट्विंस मतलब क्या? दो लोग जो बिल्कुल आइडेंटिकल ट्विंस उनको कहते हैं, वैसे दो लोग को जो बिल्कुल एक जैसे दिखते हैं। या हम लोग वर्ड यूज करते हैं जीरोक्स, डुप्लीकेट। मतलब क्या? एग्जैक्टली एक जैसा ही दोनों जो है वो दिखेगा, तभी हम लोग डुप्लीकेट वर्ड यूज करते हैं। तो ठीक वैसे ही ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल जिसका फॉर्मूला सेम है लेकिन प्रॉपर्टी अलग है, हम लोग वैसे कंपाउंड के लिए वर्ड यूज करते हैं आइसोमर्स। एंड दिस phenomenon of existing more than one compound having same molecular formula is called isomerism. अब यहाँ एक जो बात समझ में आता है वो ये, सबसे पहले तो जो लोग आज मान लो क्लास में हो और नहीं हो, ये बात क्योंकि हम पहले भी बोले हुए हैं, सिर्फ इसलिए कि तुमको कोई क्वेरी इसके बाद ना रह जाए कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला और प्रॉपर्टी जो डिफरेंस का रिलेशन है वो क्या है। तो पहले ये समझो कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम कहने का मतलब क्या है। मैंने बताया था कि देखो, जब हम लोग ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल का फॉर्मूला लिखते हैं तो हम लोग बहुत तरह से लिखते हैं। मान लो कोई एक मॉलिक्यूल है जिसमें 2 कार्बन है, 2 हाइड्रोजन है, 2 क्लोरीन है, तो जब हम उसको इस तरह से लिख रहे हैं, ये फर्स्ट चैप्टर में भी पढ़े हो बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री में, एम्पिरिकल फार्मूला एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला, कि जब एक एलिमेंट के सारे एटम को हम लोग एक साथ लिख देते हैं तो इसका नाम हुआ मॉलिक्यूलर फार्मूला। ये मॉलिक्यूलर फार्मूला हुआ। जैसे अगर मान लो हमको कहना है कि देखो किसी जानवर के लिए हम बात कर रहे हैं, जिस जानवर को 2 आंख है, 1 नाक है, ये मान लो हम तुमको बता दिए, और सपोज करो हम बोल दे उसको 5 टेल है, 5 पूंछ है। तुम ऐसे एक किसी एनिमल को इमेजिन करो, तो ये हम तुमको एक टोटल अमाउंट बता दिए, टोटल नंबर बता दिए। तो वैसे ही एटम के टोटल नंबर को जब आप एक साथ रिप्रेजेंट कर रहे हैं, हम लोग इसको कह रहे हैं मॉलिक्यूलर फार्मूला। बेसिकली आपको इससे कुछ बहुत डिटेल नहीं पता चलेगा, आपको ये नहीं पता चलेगा कि 2 कार्बन है तो दोनों आपस में कैसे लिंक्ड है, हाइड्रोजन किस कार्बन के साथ लिंक्ड है, क्लोरीन किस कार्बन के साथ लिंक्ड है। अब अगर किसी ऐसे बच्चे को हम कहें कि चलो इसका जरा सा स्ट्रक्चर ओपन कर दो, जैसे एक छोटे बच्चे को हम बोले कि देखो तुमको ऐसे अरेंज करना है, 2 आईज, एक मान लो नोज और 5 टेल को अरेंज करना है, तो उस बच्चे की मर्जी। ऐसा भी हो सकता है वो बच्चा क्या करे, एक नोज लगा दे और उसी नोज के ऊपर 2 ठो ऐसा सुंदर सा आंख लगा दे कि लीजिए ऐसा हो गया। कोई ऐसा भी कर सकता था, ऐसा नोज लगा दे, इधर एक आई लगा दे, इधर एक आई लगा दे और 5 ठो टेल ऐसे ऊपर में लटका दे, जबकि हम लोग जानते हैं टेल जो है वो हेड पे नहीं होता। कोई ऐसा भी करता कि बोलता और थोड़ा सुंदर बना देते हैं, बोली है ना, तो ऐसा 2 ठो आईज बना देता, यहीं पर 5 ठो ऐसे ऐसे करके टेल लगा देता आई के बीच में, और फिर जो है ऐसे करके एक ठो नोज लगा देता। ये उसकी मर्जी होती, क्योंकि हम सिर्फ उसको डाटा दिए हैं, उसको हम कोई इंस्ट्रक्शन नहीं दिए कि आपको इसको अटैच कहाँ करना है। तो वैसे ही अगर मेरे पास 2 हाइड्रोजन है, 2 क्लोरीन है, 2 कार्बन है, तो मर्जी हो सकता है कोई क्या करेगा, एक कार्बन के साथ दूसरे कार्बन को जोड़ा और 2 ठो हाइड्रोजन यहाँ जोड़ देगा, 2 क्लोरीन यहाँ जोड़ देगा। केवल मेरी बात ध्यान से समझो, ठीक है।
यहाँ पे डबल बॉन्ड मान लो दिखाया, कोई क्या करता है, ऐसे भी तो कर सकता था, कोई कहता नहीं ये दो हाइड्रोजन जो है एक यहाँ लगाते हैं, एक क्लोरीन यहाँ लगाते हैं, एक हाइड्रोजन यहाँ लगाते हैं, एक क्लोरीन दूसरे पे लगाते हैं। और पहले वाले में मैंने क्या कहा था कि दोनों क्लोरीन एक ही पर लगा दिया और दो हाइड्रोजन दूसरे पे लगाया। अब जिसको बॉन्डिंग का आइडिया नहीं है, बॉन्डिंग का आइडिया है तो वो ऐसा करेगा, जिसको बॉन्डिंग का आइडिया नहीं है हो सकता है कि एक ही कार्बन पे दोनों क्लोरीन दोनों हाइड्रोजन लगा दे और कार्बन को एक अकेला छोड़ दे, कुछ भी पॉसिबिलिटी हो सकता था। तो जब आप टोटल नंबर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, दिस इज मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, लेकिन जब आप ये मेंशन कर रहे हैं कि किस कार्बन के साथ क्या लगा हुआ है, जैसे हम यहाँ पर मेंशन कर रहे हैं कि किस कार्बन के साथ क्या लगा हुआ, हम ये बता रहे हैं कि पहले वाले कार्बन के साथ एक हाइड्रोजन एक क्लोरीन, दूसरे कार्बन के साथ भी एक हाइड्रोजन और एक क्लोरीन, या पहले कार्बन के साथ दो क्लोरीन, दूसरे कार्बन के साथ दो हाइड्रोजन, हम ये बता रहे हैं। जब हम स्ट्रक्चर बताते हैं कि किस कार्बन के साथ आपको क्या लिंक करना है, तो ऐसे फॉर्मूला को बोलते हैं स्ट्रक्चर फॉर्मूला। ठीक है, और जब इस यहाँ केवल स्ट्रक्चर बता रहे हैं, अभी ओपन नहीं किया है इसको, 3D तुम जानते हो कि अगर हम दिखाते हैं कि दो कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है, यानी कार्बन कौन सा हाइब्रिड स्टेट में हुआ, sp2, डबल बॉन्डेड वाला sp2, यानी ये बॉन्ड एंगल जो 120 120 120 होना चाहिए, तो वो हम अभी ओपन नहीं किए हैं कि कौन सा चीज यहाँ लगा है, कौन यहाँ नीचे लगा है, वो हम शो नहीं कर रहे, हम केवल ये शो कर रहे हैं कि पहले कार्बन के पास एक हाइड्रोजन एक क्लोरीन, दूसरे के पास एक हाइड्रोजन और एक क्लोरीन, इसको कहते हैं स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। ठीक है, जैसे हम सिंपली बता रहे हैं कि भाई दो आंख है, दोनों आंख के बीच में एक नोज है और 5 टेल जो है वो नीचे लगा हुआ है, अभी हम उसको ओपन कर करके पूरा एग्जैक्ट स्ट्रक्चर नहीं बना दिए, तब उसको हम कह रहे हैं स्ट्रक्चरल फार्मूला। लेकिन उसी को जब हम 3D में ओपन कर देते हैं, ये देखो ये वाला, ये 3D हम ओपन कर दिए, हम दिखा रहे हैं कि ये जो sp2 है ट्रायंगुलर प्लेनर स्ट्रक्चर, तो ये एक साइड उसका जो है, यानी एक जो तुम्हारा साइड है वो कार्बन के साथ डबल बॉन्ड पे है, बाकी का दो साइड जो है, दो बॉन्ड जो है वो क्लोरीन के साथ बना रहा है। या मान लो हम कहते हैं, अगर हम इस स्ट्रक्चर पे ध्यान देते तो हम कहते हैं कि दोनों कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है, एक में मान लो हाइड्रोजन ऊपर तरफ है, दूसरे में क्लोरीन नीचे तरफ है, यहाँ हाइड्रोजन ऊपर तरफ है, क्लोरीन नीचे तरफ है। तो ये जब हम बता रहे हैं कि हाइड्रोजन जो है वो अप साइड है, क्लोरीन डाउन साइड है, पूरा इसको ओपन कर दिए, तब इसको बोलते हैं 3D रिप्रेजेंटेशन या स्पेशियल अरेंजमेंट ऑफ एटम्स एंड ग्रुप्स, इसका नाम हो गया। ये स्टीरियो आइसोमर जब बात करेंगे तो तुमको ऐसे ओपन करना पड़ेगा, लेकिन जब तक स्ट्रक्चर बात करेंगे तुमको बस यही स्ट्रक्चर तक ही आना, यहां तक आने का जरूरत नहीं होगा। और कोई इसी स्ट्रक्चर को ऐसे भी तो लिख सकता था कि ये कार्बन है, ये कार्बन है, मान लो तुमको कहते कि चलो तुम लिखो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड और तुम इसको अरेंज करके देखो, तो इतने सारे लोग अपना अपना अरेंज करोगे, कुछ लोगों का स्ट्रक्चर ऐसा मैच करेगा, कुछ का हो सकता है 2 H नीचे 2 क्लोरीन ऊपर, कुछ का हो सकता है नहीं, एक H ऊपर क्लोरीन नीचे, दूसरे में क्लोरीन ऊपर और H नीचे। मतलब बेसिकली इस स्ट्रक्चर को तुम ओपन करोगे तो हम कह रहे हैं कि तुमको ये दो फॉर्म मिलेगा। आधे लोग ऐसे होंगे जिसका हाइड्रोजन सेम साइड में आता रहेगा, चाहे ऊपर चाहे नीचे, और आधे लोगों का क्लोरीन अपोजिट आता रहेगा, यानी हाइड्रोजन अपोजिट आता रहेगा, चाहे अप चाहे डाउन, लेकिन दोनों डायगोनली अपोजिट। तो ये जब आप ओपन कर रहे हैं, हम बोले इसको हम लोग कहते हैं स्पेशियल अरेंजमेंट या 3D रिप्रेजेंटेशन ऑफ मॉलिक्यूल। इस टर्म्स को इसलिए याद रखना क्योंकि अभी जब हम आइसोमेरिज्म को आगे बढ़ाएंगे तो इसका जरूरत होगा, तुमको ये बात अच्छे से समझ में आना चाहिए। अब हम कह रहे हैं कि आइसोमेरिज्म में क्योंकि प्रॉपर्टीज अलग है, यानी कंपाउंड अलग है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, तो प्रॉपर्टीज डिफरेंस किस लेवल पे पता चलता है? क्या वो यहाँ स्ट्रक्चर लेवल पे? ये तो सेम होगा, ये तो आइसोमर बोलने का मतलब है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हमेशा सेम होगा, प्रॉपर्टी अलग क्यों है? स्ट्रक्चर लेवल पे पता चल रहा है या हमको 3D ओपन करना पड़ रहा है? इसके बेसिस पर हम लोग आइसोमेरिज्म को दो मेन कैटेगरी में कैटेगराइज करते हैं। एक कैटेगरी को हम लोग कहते हैं स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, जहां पर प्रॉपर्टी डिफरेंस बिकॉज ऑफ डिफरेंट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला,
तो उसको कह रहे हैं स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म, कंपाउंड्स को कहेंगे स्ट्रक्चरल आइसोमर। और जहां 3D ओपन करना पड़ेगा उसको कह रहे हैं स्टीरियो, स्टीरियो वर्ड का मतलब ही है 3D स्पेस, स्टीरियो आइसोमरिज्म, या उसी को हम लोग कह रहे हैं स्पेस आइसोमरिज्म। कंपाउंड को कहेंगे स्पेस आइसोमर्स। तुम पहले ये देखो कि तुमको इतना दूर बात अच्छे से समझ में आ गया कि आइसोमरिज्म बोलते किसको है, आइसोमर्स किसको बोलते हैं। स्ट्रक्चरल आइसोमर मतलब क्या होगा, हम बोले यहाँ पर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम होगा ही, क्योंकि आइसोमर वर्ड ही यूज कर रहे हो तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम और प्रॉपर्टी डिफरेंट। लेकिन प्रॉपर्टी डिफरेंस का कॉज क्या होगा, यहाँ पर स्ट्रक्चर होगा। स्ट्रक्चर जैसे लिखोगे तुमको अंतर दिखेगा, अभी करके बताएंगे, यही मेन अभी हमको पढ़ाना है। और यहाँ पर आपको 3D ओपन करना पड़ेगा। स्ट्रक्चर में डिफरेंस कैसे आ रहा है, इसके बेसिस पे हम लोग स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म को 4 मेन कैटेगरी में कैटेगराइज करते हैं। पहले 5 में करते थे, टॉटोमेरिज्म को अभी हम लोग इस कैटेगरी से हटा देते हैं। तो 4 मेन टाइप जो है वो स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म का है। हम बार बार कह रहे हैं प्रॉपर्टीज या फेनोमेनन को हम कह रहे हैं आइसोमेरिज्म, कंपाउंड को आपस में कहेंगे आइसोमर्स। कौन कौन सा 4, तो सबसे पहला वाला है चेन आइसोमेरिज्म। एक बात हम और बताएं, नाम को ना 2-3 बार रिकॉल करो ताकि तुमको एकदम याद हो जाए, वो नाम से ही क्लियर हो जाएगा कि क्या वहां पर हमको बोलना है। एक चेन हो गया, दूसरा हो गया पोजीशन आइसोमरिज्म, कंपाउंड्स को कहेंगे पोजीशन आइसोमर्स। तीसरा हो गया फंक्शनल आइसोमरिज्म, कंपाउंड को कहेंगे फंक्शनल आइसोमर्स। ये सारा चीज अभी जब बताएंगे, एक्सप्लेन करना एक एक करके शुरू करेंगे, इस नाम से ही सारा चीज तुमको समझ में आएगा। एंड नेक्स्ट इज मेटामेरिज्म, ठीक है। अभी लेकिन हाइड्रोकार्बन में जब हम लोग बात करेंगे तो बताएंगे तुमको, तुम खुद ही डिसाइड करोगे कि चारों में से कौन सा होना है, ठीक है। उसके बाद फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं चेन आइसोमेरिज्म के लिए, जो तुमको पहला कैटेगरी है। तो जैसे तुमको नाम से ही समझ में आ रहा कि चेन आइसोमेरिज्म अराइजेस ड्यू टू, देखो जब हम आइसोमर कह रहे, बार बार कह रहे, तो तुमको ध्यान रखना होगा कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम, प्रॉपर्टी अलग। तो प्रॉपर्टी क्यों अलग, यानी चेन आइसोमेरिज्म हुआ क्यों, तो उसके पीछे कारण है कि कार्बन का स्केलेटन यहाँ पर, यानी जो कार्बन चेन है आपका, उसमें कार्बन का अरेंजमेंट अलग अलग आएगा। जैसे मान लो हम एक एग्जांपल के लिए किसी को कहते कि C4H10 है मेरे पास, C4H10 इज ब्यूटेन, एल्केन बताए हैं इससे पहले वाले क्लास में कि जनरल फार्मूला कैसे लिखते हैं एल्केन का, CnH2n+2। तो ये एल्केन है 4 कार्बन वाला, जिसको हम लोग ब्यूटेन कह रहे हैं। सो टोटल यू हैव 4 कार्बन। अब 4 कार्बन को तुम कैसे कैसे अरेंज कर सकते हो, एक बार रफ में ट्राई करके देखो कि इफ यू हैव 4 कार्बन तो तुम उसको कैसे अरेंज करोगे। तो तुम ये समझ पाओगे कि 4 कार्बन को हम लोग कैसे अरेंज कर रहे हैं। एक तो हो गया कि आप लीनियर उसको अरेंज करेंगे, ठीक है, चारों को सीधा अरेंज कर दिए। हाइड्रोजन बाद में आप लिखेंगे कैसे, ये तो आपको पता है कि कार्बन टोटल 4 बॉन्ड बनाता है। एक यहाँ पर C लिख दिए तो बाकी यहाँ 3 होगा। ये वाला कार्बन 2 बॉन्ड बना रहा है तो H2 लिखोगे, ये भी 2 बना रहा है तो H2 लिखोगे, ये 1 बॉन्ड बना रहा है तो H3 लिखोगे। तो इस कंपाउंड का नाम क्या हो गया, एन ब्यूटेन। एन मतलब नॉर्मल स्ट्रेट चेन, दिस इज एन ब्यूटेन। एक ऑप्शन ये था। दूसरा एक बार अपने से भी ट्राई करो कि और क्या बना सकते हैं। अगर 4 कार्बन होता तुम्हारे पास तो क्या तुम और कुछ बना पाते या नहीं बना पाते। यू ट्राई वंस, एक बार कोशिश करो अपने से कि क्या और हम कुछ बना पाते थे इसके लिए। देखो कोई क्या करता, 3 को सीधा रखता, ठीक है, 3 को ऐसा सीधा रखता और एक को जो है वो ब्रांच में लगा देता। अब जब ब्रांच लगाना शुरू करोगे तो एक चीज का ध्यान रखोगे कि जो लोकेंट होता है, लोकेंट कहने का मतलब जिस कार्बन पर हम ब्रांच लगाएंगे, लोकेंट का पोजीशन हमेशा नंबर ऑफ कार्बन इन ब्रांच, जितने कार्बन का ब्रांच रखोगे उससे हमेशा क्या होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए।
और क्योंकि IUPAC नॉमेनक्लेचर में आप जानते हैं कि नंबरिंग हम लोग दोनों तरफ से करते हैं, जिस तरफ से ब्रांच पहले आ जाए, इधर से भी और इधर से भी, तो दोनों तरफ से नंबरिंग करके रखो। हम क्योंकि देखो तरीका बिल्कुल साफ है, अगर चेन आइसोमर हमको लिखना है तो एकदम सिंपल प्रोसेस है कि आप पहले सारे कार्बन को एक लीनियर चेन में रखिए, यानी नॉर्मल फॉर्म में रखिए। उसके बाद एक एक कार्बन को कम करते जाइए मेन चेन में, और उसको कहां पर यूज करते जाइए, ब्रांच में। तो 4 हम पहले यहाँ रखें, अब हम 3 को रखेंगे और एक को हम ले जाएंगे ब्रांच में। एक मतलब एक कार्बन मतलब मिथाइल को हम ब्रांच में ले जाना चाहते हैं। तो ध्यान ये रखना है कि मिथाइल का जब आप ब्रांच लगाएंगे तो आपका लोकेंट एक नहीं होना चाहिए, क्योंकि ब्रांच में आप 1 कार्बन रखे हैं, तो लोकेंट 1 से ज्यादा होना चाहिए। 1 से ज्यादा मतलब एक ही ऑप्शन है 2, यहां पर लगाओ। अब तुम हाइड्रोजन लिख लो जितना जहां पर रिक्वायरमेंट है। यहाँ कितना रिक्वायरमेंट है, 3। ये देखो ये 3 बॉन्ड बना लिया है, तो यहाँ एक, ये एक बनाया तो यहाँ 3, ये भी एक बनाया तो यहाँ 3, ये एक बॉन्ड बनाया है तो 3, ये दोनों तरफ से एक एक बॉन्ड है तो 2, ये भी 2 और ये भी 3। अब जोड़ करके देखो, बोथ हैव सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ C4H10। दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बिल्कुल सेम आ रहा है और वो C4H10 ही आ रहा है। लेकिन मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम हुआ, लेकिन प्रॉपर्टी वैरी करेगा। आपको फिजिकल प्रॉपर्टी पहले से डिस्कस कर चुके हैं। आपको मालूम है कि नॉर्मल वाले का, स्ट्रेट चेन वाले का, जैसे मान लो एक एग्जांपल बॉइलिंग पॉइंट, तो यहाँ सरफेस एरिया ज्यादा है, देख पा रहे हो, उससे क्या होगा, वंडरवाल फोर्स ज्यादा होगा मॉलिक्यूल के बीच में। यहाँ साइज छोटा हो गया बिकॉज ऑफ ब्रांचेस, वंडरवाल फोर्स बिटवीन मॉलिक्यूल्स कम होगा, तो इसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा आएगा, इसका बॉइलिंग पॉइंट कम आएगा। इस कंपाउंड का IUPAC नेम आप कैसे लिखते हैं, आप लिखते 2-मिथाइल प्रोपेन। लेकिन अगर आप बात करते हैं कि हम इसका कॉमन नेम लिखना चाहते हैं, तो कॉमन नेम में क्या कहते थे हम लोग कि अगर सेकेंड लास्ट कार्बन पर एक कार्बन का ब्रांच लगे तो आइसो लिखेंगे। तो हम लोग इसको ऐसे भी बोल सकते थे, आइसोब्यूटेन। ठीक है, इसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है, इसका कम होता है ब्रांचिंग की वजह से। ये फिजिकल प्रॉपर्टी में पिछले क्लास में बोले हैं, फिर भी किसी को डाउट होगा तो फिर बोलना, उसको देखेंगे। यानी प्रॉपर्टी अलग हो गया लेकिन मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम हो गया। और क्यों प्रॉपर्टी अलग हुआ वो तुम यहीं पर देखो, हम ओपन नहीं किए हैं। ये टेट्राहेड्रल कार्बन होता है क्योंकि सब सिंगल बॉन्डेड है, लेकिन हम किसी का टेट्राहेड्रल 3D स्ट्रक्चर नहीं बनाया है। हम सिर्फ स्ट्रक्चरल रिप्रेजेंटेशन कि किस कार्बन के साथ क्या लगा हुआ है, बस वही दिखाए हैं। और यहीं पर हमको अंतर समझ में आ रहा है कि ये सीधा चेन है, यहाँ पर चेन में क्या हो जा रहा है, ब्रांचिंग हो जा रहा है। ये देख के ही हमको समझ में आ रहा है। ठीक है, देखो सेकंड एग्जांपल हम बना रहे हैं चेन आइसोमर का। इसको बहुत ध्यान से देखोगे और उसके बाद एक तुमको हम बनाने देंगे तो उसको तुम बनाओगे, ये नहीं कि बस ऐसे ही बैठे रहना, ताकि तुम्हारा चेन आइसोमर बनाने का प्रैक्टिस हो जाए। एक बात बहुत अच्छे से ध्यान देना, कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड होगा, अगर उसमें कार्बन का नंबर मोर देन 3 होगा, 3 में ये पॉसिबिलिटी नहीं है चेन बनाने का, क्योंकि 3 में देखो क्या करोगे तुम, 3 कार्बन लगाए पहले नॉर्मल, अब एक कार्बन को तुम ब्रांच के लिए लगाओगे तो तुम्हारे पास 2 ही कार्बन बचेगा, दोनों का नंबर 1 ही हो जाएगा। हम क्या बोले, अगर हम एक कार्बन को ब्रांच में डालना चाहते हैं तो लोकेंट एक से ज्यादा यानी कम से कम 2 बनना चाहिए, इसीलिए अप टू 3 कार्बन चेन आइसोमर होता नहीं, नंबर 1। नंबर 2, चेन आइसोमर आपको अगर हम कहते हैं कि एल्केन, तो आप एल्केन में भी कहेंगे चेन आइसोमर होगा, एल्कीन में भी कहोगे एल्कीन भी चेन आइसोमर बनाएगा, अल्काइन भी चेन आइसोमर बनाएगा। 12th में जाकर के अल्कोहल, अल्काइल हैलाइड जो भी बात करेंगे, अगर कार्बन चेन है, कार्बन चेन में कार्बन का नंबर 3 से ज्यादा है तो वहां चेन आइसोमेरिज्म होगा ही होगा। ये इसलिए कह रहे, तुमको बताए थे कि अभी जब एल्केन पढ़ोगे, एल्कीन पढ़ोगे, अल्काइन पढ़ोगे, तो हर एक में शुरू में तुमको नॉमेनक्लेचर और उसके बाद एक टॉपिक होगा आइसोमेरिज्म। तो एल्केन में लिखा रहेगा कि एल्केन्स शो ओनली चेन आइसोमेरिज्म। तो आपको समझ में आना चाहिए कि वहां केवल चेन आइसोमेरिज्म क्यों हो रहा है। एल्काइन में आकर के चेन के साथ और भी कुछ लगा रहेगा, लेकिन चेन सब में क्यों हो रहा है ये बात आपको समझ में आना चाहिए कि कार्बन चेन ही तो यहाँ पर वैरी करना है और कार्बन चेन तो सबके पास है, इसीलिए चेन आइसोमेरिज्म होगा, बशर्ते कार्बन का नंबर जो है वो 3 से क्या होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए। यानी प्रोपेन तक हम लोग चेन आइसोमेरिज्म भी बात नहीं करेंगे।
अब एक एग्जाम्पल हम थोड़ा सा ज्यादा कार्बन ले रहे हैं ताकि तुमको हम एक्सप्लेन कर पाए अच्छे से चेन आइसोमरिज्म, और उसके बाद तुम कंफर्टेबली जो है दूसरा एक एग्जाम्पल कर पाओ। मान लो हम किसी को बोले C7H16 2n+2 के फॉर्म में, यानी हम हेप्टेन का कह रहे कि इसका सारा आइसोमर्स लिखो, कितना आइसोमर्स, क्योंकि अभी एमसीक्यू है तो हेप्टेन विल शो हाउ मेनी आइसोमर्स, ऐसा करके क्वेश्चन होगा, आपको ऑप्शन में रहेगा बहुत सारा। तो टोटल नंबर के लिए भी अभी एक चार्ट बना देंगे, लेकिन पहले प्रैक्टिस कर लो कि कैसे करना है, और फिर जो है कितना आइसोमर दिखाएगा, और सबका अगर हमको IUPAC नेमिंग जानना है तो हम कैसे इस बात को जान पाएंगे। याद केवल आपको ये याद रखना है कि हम सबसे पहले हम क्या बताए तुमको कि सबसे पहले तुम क्या करोगे, एक लीनियर चेन बनाओगे, नॉर्मल वाला लीनियर चेन, मतलब नो ब्रांचिंग, नॉर्मल। तो ये हम 7 कार्बन बनाए, स्केलेटन ही पहले बनाना, हाइड्रोजन हमेशा बाद में डालना, ये रिएक्शन में भी इसको हैबिट डालो। ये 7 हो गया स्ट्रेट चेन। अब हम एक कार्बन को हटाएंगे ब्रांच के लिए, एक कार्बन में एक ही ऑप्शन है मिथाइल ब्रांच डालेंगे, तो मेन चेन में कितना कार्बन बच जाएगा, अगर हम एक को हटा लेंगे तो मेन चेन में कितना कार्बन बच जाएगा, बोलो। 7 में से एक को हम हटा लिए तो मेन चेन में बच गया 6। अब नंबरिंग क्योंकि दोनों तरफ से करते इसलिए दोनों तरफ से हम नंबर डाल के तैयार हो गए। हम क्या बोले हैं, क्योंकि आप एक कार्बन को ब्रांच में लेके जा रहे हैं तो आप इस बात का ध्यान रखेंगे कि इस कार्बन को आप 1 नंबर पे नहीं लगाएंगे, क्योंकि कोई कहेगा अगर लगा ही देंगे तो क्या होगा, हम कहेंगे अगर हम 1 नंबर पे लगा देंगे, यहाँ लगा देंगे, तब तो ये मेन चेन ही हो जाएगा। तो इसीलिए ब्रांच का लोकेंट हमेशा ब्रांच में जितना कार्बन है उससे ज्यादा होना चाहिए। तो अब कितना पॉसिबिलिटी है, कहाँ कहाँ लगा सकते हैं, एक ऑप्शन है 2 पे लगाते, एक ऑप्शन है 3 पर लगाते, और कोई ऑप्शन है क्या, 4 5 का कोई ऑप्शन है क्या, क्या 4 5 नंबर है आपके पास जहां आप कार्बन लगा पाएंगे, नहीं है तो एक ऑप्शन था आप 2 नंबर पे लगाते हैं, चाहे यहाँ लगाओ चाहे यहाँ लगाओ, एक ऑप्शन है 3 नंबर पे, चाहे यहाँ लगाओ चाहे यहाँ लगाओ। अब और कोई ऑप्शन नहीं है तो फिर तुम ब्रांच में धीरे धीरे कार्बन का नंबर बढ़ाओ और मेन चेन में कम करते जाओ। तो अब ब्रांच के लिए हम 2 कार्बन निकालते हैं, टोटल मेरे पास 7 कार्बन था, तो मेन चेन में मेरे पास कितना कार्बन बच गया, 5, राइट। जब 2 कार्बन का हम ब्रांच बना रहे हैं तो मेरे पास 2 ऑप्शन है, या तो हम दोनों को एक साथ रखते हैं इन द फॉर्म ऑफ इथाइल, जानते हो 2 कार्बन का ब्रांच इथाइल कहलाता है, नोमेनक्लेचर में पढ़े हो, या फिर हम 2 ठो मिथाइल डालते हैं। सवाल है किसको डाल पाएंगे नहीं डाल पाएंगे, तो फिर से दोनों तरफ से अपना नंबरिंग करो। बोलो इथाइल को हम कहाँ लगा सकते थे, 1 पे लगा सकते थे क्या, क्या बोले हैं, जितना कार्बन हो यहाँ पर लोकेंट उससे बड़ा होना चाहिए, यहाँ 2 कार्बन है तो लोकेंट 2 से ज्यादा, यानी एक ही ऑप्शन बचता है 3 पर आप लगा सकेंगे, 2 से ज्यादा मतलब 1 और 2 पे नहीं लगा सकते, आप 3 पर लगा सकते थे, ठीक है। और जो इथाइल नहीं रखना चाहता, मिथाइल रखना चाहता है, वो 2 पे भी लगा सकता था। तो फिर से और आगे बना रहे, ये मेरा 5 है मेन कार्बन में, हमको जब दोनों सिंगल सिंगल लगाना है तो हम 2 पर भी लगा सकते थे, 3 पर भी लगा सकते थे, ये भी हो सकता था दोनों 2 पे लगाते। कोई ये भी कर सकता था कि एक लगाता 2 पर और एक लगाता 3 पर, कोई ये भी कर सकता था दोनों लगाता 3 पर, क्योंकि आप सारे पॉसिबिलिटी को चेक कर रहे हैं कि जहां जहां हम लगा करके अलग अलग मेरा चेन आए। क्योंकि जब तुम एक ब्रांच लगा दिए, मान लो हम एक ब्रांच यहाँ 2 पे लगा दिए, तो अब ये तय हो गया कि नंबरिंग इधर से ही करेंगे, ये 2 नंबर हुआ और ये 4 नंबर हुआ, तो ये भी एक ऑप्शन हो सकता था कि एक हम 2 पे लगाएं और एक 4 पे लगाएं, ठीक है। अब और कोई ऑप्शन नहीं है, क्योंकि आपके पास अगर 2 को लगाना था तो आप 1 पे लगा नहीं सकते थे, आप कार्बन नंबर 2 पे लगा सकते थे, नंबरिंग यहाँ से 2 किए थे, ये 3 था, उधर से आ रहे थे तो ये 2 था, यही 3 था, ये 2 था, ये 3 था, ठीक है। तो यहाँ पर भी किसी भी एक तरफ से आते तो एक 2 था और एक क्या था, 3 था। अब यहाँ क्योंकि आप इधर से आ रहे तो ये 2 है तो ये 3 नहीं है 4 है, एक ऑप्शन ये था।
अब और कोई ऑप्शन बच नहीं रहा, तो नेक्स्ट आप क्या करेंगे, फिर से आप ब्रांच का नंबर, ब्रांच में कार्बन का नंबर बढ़ाएंगे और मेन चेन में कम करेंगे। तो अभी तक ब्रांच में रखे थे 2, अब ब्रांच में हम रख रहे हैं 3 कार्बन, तो मेन चेन में बच गया 7 - 3 यानी 4 कार्बन। फिर दोनों तरफ से नंबरिंग कर दो, 1 1 2 2, 3 कार्बन हमको रखना है। तो 3 कार्बन में तुम्हारे पास 3 ऑप्शन होता है, या तो हम तीनों को एक साथ रखते एज प्रोपाइल, और क्या ऑप्शन हो सकता था, 2 एक और एक अकेला, यानी एक इथाइल और एक मिथाइल रखते, या फिर हम तीनों मिथाइल रखते। अब ध्यान से समझो, क्या प्रोपाइल को हम लटका पाएंगे कहीं पर, क्योंकि इसमें 3 कार्बन है, तो लोकेंट का नंबर 3 से ज्यादा, यानी कितना होना चाहिए था, 3 कार्बन को अगर कहीं हमको डैंगलिंग के फॉर्म में दिखाना है तो लोकेंट कम से कम 4 होना चाहिए था। वेरी गुड, 4 तो यहाँ है नहीं, तो ये स्कोप नहीं रहा मेरे पास। अब आ जाओ 2 और 1, तो एक तो लगा लेंगे, लेकिन 2 भी तो साथ में लगाना है, क्योंकि हम 3 कार्बन ब्रांच के लिए हटाए हैं। 2 भी नहीं लगा पाओगे, क्योंकि 2 के लिए भी लोकेंट 3 होना चाहिए। यहाँ देखो 3 कार्बन है ही नहीं, तो ये भी आपका काम नहीं करा। मतलब आपके पास एक ही ऑप्शन बचा कि आप 1 लगाइए, और 1 1 करके हम लोग लगा सकते हैं 3 कार्बन, क्योंकि मेरे पास 2 नंबर पोजीशन है। तो किसी एक जगह पर लगा दो 2, किसी भी एक जगह पर जहां तुम्हारी मर्जी, और एक जगह पर लगा दो 1, क्योंकि तुमको 3 लगाना था टोटल। ठीक है, बस अब तुम गिन लो, ये टोटल जो है वो तुमको 9 आइसोमर्स बना होगा। कहोगे कैसे, आपको सपना आया? हम कहेंगे नहीं, तुमको भी अभी सपना आएगा, ताकि जब ऑब्जेक्टिव में आए तो ऐसा ना कि बनाने लग जाए और फिर समय छूट जाए। एमसीक्यू में जब क्वेश्चन होगा हाउ मेनी आइसोमर्स आर पॉसिबल, चेन आइसोमर्स आर पॉसिबल फॉर, मान लो हेक्सेन, तो एक बार हेक्सेन खुद से ट्राई करो, उसके बाद हम यहाँ पर एक शॉर्ट टेबल तुमको बताते हैं। और ना हमेशा पेन पेपर लेकर के बैठना चाहिए, अगर सच में इंटरेस्टेड है कुछ सीखने के लिए। तो अगर इस कंटेंट को आप अच्छे से समझ गए हैं तो आप एक बार हेक्सेन C6H12 खुद से ट्राई करिए। 12 नहीं, H14 अल्केन बात कर रहे हैं, CnH2n+2 C6H14, यू ट्राई वंस और हमको नंबर एग्जैक्टली बताओ कि कितना आएगा। फिर हम एक टेबल बना दे रहे हैं कि किस अल्केन का कितना चेन आइसोमर्स होता है। इसका नेमिंग एक बार देख लोगे सारे लोग, उसके बाद आगे जाते हैं। ये इसका क्या नाम होता बोलो, एन हेप्टेन, थोड़ा लाइट लिख रहे हैं ताकि आइसोमर ही डोमिनेट करे। ये 2 नंबर पर मिथाइल लगा हुआ है, तो 2 मिथाइल हेक्सेन, एक कार्बन कम हो गया था। 3 मिथाइल, यहाँ कुछ और भी बताना है कि मान लो ऑब्जेक्टिव में कुछ रहा तो देख करके आप कैसे बता देंगे कि हाँ ये चेन आइसोमर ही है, क्योंकि चेन आइसोमर जब लिखा रहेगा ना तो तुम जो वर्ड रूट लिखते थे याद करो, तुमको वहां पर ही डिफरेंस दिख जाएगा। उसके बाद आ जाओ, ये क्या हो गया, 3 इथाइल पेंटेन, 5 कार्बन है। ये क्या हो गया, 2 डाई मिथाइल, क्योंकि ये भी मिथाइल हो गया, ये भी मिथाइल हो गया, 2 डाई मिथाइल पेंटेन। और हम कहेंगे एक स्क्रीनशॉट ले लो जिसको अभी बनाना है सच में। तो ये क्या हो गया, 2 डाई मिथाइल पेंटेन, ये क्या हो गया, 3 डाई मिथाइल पेंटेन। नेक्स्ट क्या हो गया, 2 डाई मिथाइल पेंटेन। और ये क्या हो गया, 2,2, क्योंकि इस तरफ से ज्यादा ब्रांचेस आ रहा है इसलिए इसी वाले नंबर को मानेंगे, और ये अब हो जाएगा 3,3 ट्राई मिथाइल ब्यूटेन। ठीक है, दिखा रहे ट्राई मिथाइल ब्यूटेन, ये हो गया आपका। अब आप चाहे तो इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए और उसके बाद जो है एक बार हेक्सेन C6H14 एक बार ट्राई करो। हाँ, मान लीजिए आपको पेपर पर लिखना है तो आप बिल्कुल स्केलेटन लिख करके नहीं छोड़ेंगे, आपको जो हाइड्रोजन लिखने बताए हैं कि बॉन्ड आप सेटिस्फाई करेंगे। ये 2 बॉन्ड बना रहा है तो यहाँ H2, ये 2 बॉन्ड बना रहा है H2, ये भी 2 बॉन्ड बना रहा है H2 H2 H2, ये एक ही बॉन्ड बना रहा है H3।
अब बाकी को नहीं कर रहे, आप ऐसे करेंगे और तभी आप पेपर पे शो करेंगे, क्योंकि एमसीक्यू में आपको जो है ऑप्शन टिक करना है, तो उस समय बनाओ या मान लो कोई बना करके भी कहीं दिखा रहा है तो ऐसा ना कि उससे गलती हो जाए, इसलिए इस टेबल को याद रखोगे सब लोग। उससे फायदा ये है कि जैसे अभी कह रहे हो कि 4 भी हो सकता है, तो वो कंफ्यूजन नहीं रहेगा। क्या कहा मैंने? अप टू 3 कार्बन अगर आपके पास एल्केन में है यानी प्रोपेन तक, तो चेन आइसोमर नहीं होगा। और आइसोमर नहीं होने का मतलब होता है 0, ये नहीं कि 1 आप दिखाएंगे। आइसोमर का डेफिनेशन ही है 2 और मोर कंपाउंड्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। तो इसीलिए या तो 0 होगा आंसर, या मिनिमम आइसोमर्स का नंबर 2 होगा, 1 कभी नहीं होता। नहीं होने का मतलब है कि कोई आइसोमरिज्म दिखाएगा ही नहीं। C4 में हम अभी बना करके दिखाए थे, कितना आ रहा था 2। C5 में जब आप बनाएंगे तो आएगा 3। C6 में तुम अभी बनाए हो तो 5। C7 में बनाए हम, इससे पहले दिखाए 9, और C8 में बनाओगे तो आएगा 18। ठीक है, अब बहुत कम चांसेस है कि तुमको 18 वाला पूछा जाए, लेकिन फिर भी पूछा जा ही सकता है, इसलिए इसको ध्यान रखोगे। और एल्केन लिखे हैं तो हाइड्रोजन जो है वो आपको पता है यहाँ कितना होगा, C3H8, यहाँ कितना होगा 10। तो ठीक है, अब हम हाइड्रोजन नहीं लिख रहे, आप कार्बन के नंबर को अपना देखेंगे और चेन आइसोमर्स का नंबर जो है वो याद करेंगे, क्योंकि ये एमसीक्यू के लिए इंपॉर्टेंट है कि नंबर ऑफ आइसोमर्स, चेन आइसोमर्स पॉसिबल इन हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन, तो आपको ये नंबर याद होना चाहिए। सेकेंड टाइप का जो स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म है, दैट इज पोजीशन आइसोमेरिज्म, जैसा कि नाम से ही समझ में आ रहा है। और एक बार थोड़ा सा रिकॉल करो कि आइसोमेरिज्म बार बार कह रहे हैं ये चीज कि जब भी हम आइसोमर्स कह रहे हैं, कंपाउंड्स को आइसोमर कह रहे थे और फेनोमेनन और प्रॉपर्टी को आइसोमेरिज्म कह रहे थे। जब भी आइसोमर्स कह रहे तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम था, इस बात को हमेशा ध्यान रखना है। अब उसको हम बार बार नहीं कहेंगे कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम, लेकिन आइसोमर वर्ड बोल रहे इसका मतलब है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, लेकिन प्रॉपर्टी डिफरेंट है। ये दो बात हर बार के लिए अंडरस्टूड समझो कि ये हम बोले ना बोले, जितना भी टाइप का आइसोमर्स लिखेंगे ये दो चीज तय है कि वो कंपाउंड सेम नहीं है, इसलिए प्रॉपर्टी जो है वो वैरी करेगा, और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लेकिन उसका क्या होगा, सेम होगा। पोजीशन आइसोमर अराइज होता है, पोजीशन आइसोमर्स वैसे कंपाउंड को कहते हैं कि दे आर पोजीशन आइसोमर्स जिसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होगा, ऑफ कोर्स, क्योंकि तब से ये बात कह रहे हैं। बट दिस आइसोमेरिज्म अराइजेस ड्यू टू डिफरेंस इन पोजीशन। नाम से ही तुमको ये चीज समझ में आ रहा, डिफरेंस इन पोजीशन। सवाल है किसका पोजीशन? आईयूपीएसी नेम में जिसको आप लोकेंट कहते थे, जो नंबर आप प्रेजेंट करते थे, तो डिफरेंस इन पोजीशन ऑफ मल्टीपल बॉन्ड। मल्टीपल बॉन्ड मीन्स डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, दोनों हम कह रहे हैं। मल्टीपल बॉन्ड का पोजीशन वैरी करे, जो तुमको अभी जरूरत भी होगा हाइड्रोकार्बन में, एल्केन और एल्कीन, एल्केन में तो नहीं, एल्कीन और अल्काइन में डबल और ट्रिपल बॉन्ड का पोजीशन वैरी होगा, इसका मतलब है कि वो पोजीशन आइसोमर्स है वो कंपाउंड। मल्टीपल बॉन्ड या फिर कोई सब्स्टिट्यूएंट, सब्स्टिट्यूएंट कहते थे हम लोग वैसे ग्रुप को जिसको फंक्शनल ग्रुप हम लोग नहीं कंसीडर करते थे, क्योंकि उसका सीनियरिटी नीचे आता था, सिंगल बॉन्ड से भी नीचे उसका सीनियरिटी जाता था, जैसे कि तुम्हारा Cl हो गया, जैसे नाइट्रो ग्रुप हो गया NO2, तो ये सबको कह रहे थे सब्स्टिट्यूएंट, जिसको वहां नॉमेनक्लेचर में ब्रांच के फॉर्म में लेते थे हमेशा। या फिर फंक्शनल ग्रुप, फंक्शनल ग्रुप जिसको आप सीनियरिटी टेबल में ऐड करते थे। इसमें से कोई भी चीज का अगर पोजीशन चेंज हो जाए तो हम लोग कहेंगे कि वो कंपाउंड जिसमें मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम था, लेकिन इन तीनों में से किसी भी चीज का पोजीशन चेंज हो रहा था, सो दे आर पोजीशन आइसोमर्स। जैसे एक एग्जांपल हम तुमको यहाँ पर दिखा रहे, ध्यान दो। मान लो हमसे कोई कहेगा ब्यूटेन 1 ऑल, तो जब हम कह रहे ब्यूट मतलब 4 कार्बन, एन मतलब सिंगल बॉन्ड, और ऑल 1 नंबर पे कह रहे, यानी OH लगाना है 1 नंबर पे। तो ये ना जरूरी नहीं है कि तुम स्ट्रक्चर देखोगे तभी तुमको बात समझ में आएगी, ये आप नाम देख करके भी समझ सकते हैं, क्योंकि जो फंक्शनल ग्रुप है या सब्स्टिट्यूएंट है या मल्टीपल बॉन्ड है, आईयूपीएसी नेम में हम उसके लोकेंट को यानी उसके पोजीशन को दिखाते हैं।
तो वो नाम से ही समझ में आ जाएगा। जैसे हमसे कोई कहेगा ब्यूटवानीन और कोई कहेगा ब्यूटटूइन, तो हमको नाम से समझ में आ जाएगा कि डबल बॉन्ड पहले वाले में 1 नंबर पे था, दूसरे वाले में 2 नंबर पे था। पोजीशन चेंज हुआ, इसका मतलब है वो दोनों आपस में पोजीशन आइसोमर्स है। पोजीशन आइसोमर्स लिखते समय एक चीज का ध्यान रखना है कि आप कार्बन चेन को बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं करेंगे। इफ इट इज अ स्ट्रेट चेन, यानी जो स्केलेटल आइसोमर्स होता था, जिसको चेन आइसोमर्स का ही एक नाम स्केलेटल आइसोमर्स भी है, तो वो आप नहीं बना देंगे। और वो तभी नहीं बनेगा जब आप चेन को नहीं छुएंगे। सिर्फ इस तीनों में से कोई भी चीज, आइदर डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड या सब्स्टिट्यूएंट या फंक्शनल ग्रुप को आप उठाएंगे और उसके पोजीशन को आप क्या करेंगे, बदलेंगे। क्योंकि IUPAC नेमिंग जब हम लोग करते हैं तो तुमको ये चीज बताए हैं कि हम लोग नंबरिंग तो दोनों तरफ से करते हैं, जिधर से फंक्शनल ग्रुप या सब्स्टिट्यूएंट या मल्टीपल बॉन्ड पहले आ जाए, तो पोजीशन कितना हो सकता है, कितना पोजीशन आइसोमर्स बन सकता है, इसको देखने के लिए आप दोनों तरफ से नंबरिंग करके डिसाइड करेंगे। जैसे मान लो कोई यहाँ पर ब्यूटेनॉल बनाया, या हमको क्वेश्चन होता कि ब्यूटेनॉल का कितना आइसोमर बनेगा, तो ब्यूटेनॉल जैसे ही कहा जाता हम समझ जाते हैं कि हमको OH लगाना है 4 कार्बन में। अब ऑल हमको कहाँ कहाँ लगाना है, तो दोनों तरफ से तुम जब नंबरिंग करते तो तुम देखते कि ये हुआ कार्बन नंबर 1, ये भी हुआ, इधर से आओगे तो 1, ये 2 और ये 2। तुम्हारे पास 2 ही पॉसिबल पोजीशन है, आइदर 1 और 2। यहाँ लगाओ चाहे यहाँ लगाओ, वो 1 हो जाएगा, तो इसको लिख दे रहे ब्यूटेन 1 ऑल, या ब्यूटेनॉल भी लिखते हो। और एक ऑप्शन था कि हम 2 में लगाते, तो मेरी मर्जी, हम चाहे इस तरफ से लगाएं चाहे इस तरफ से लगाएं, क्योंकि नंबरिंग हम उसी तरफ से करेंगे जिधर से फंक्शनल ग्रुप पहले आएगा। तो इसका नाम क्या हो गया, ब्यूटेन 2 ऑल। आपको MCQ है, और पहले भी जब सब्जेक्टिव भी होता था तब भी क्वेश्चन जो है वो कैसे होगा, ये दोनों चीज आपको बना हुआ रहेगा और आपसे पूछा जाएगा कि आप इसको आइडेंटिफाई करिए कि ये किस तरह का आइसोमर्स है। तो इस बात का ध्यान देना कि अगर चेन चेंज हो गया, कार्बन स्केलेटन में हाइड्रोजन को यहाँ लिख दोगे, बताए हैं कि कैसे लिखना है। ये कार्बन 3 बॉन्ड बना रहा तो यहाँ एक H, ये 1 बॉन्ड बना रहा तो 3, टोटल 4 बॉन्ड कार्बन का बनना चाहिए, तो उस बात को ध्यान में रखना है। और आप जब चेन का देखेंगे कि कार्बन अरेंजमेंट अलग है, तब वो होता है चेन आइसोमर्स। मल्टीपल बॉन्ड, सब्स्टिट्यूएंट या फंक्शनल ग्रुप का जगह चेंज हो गया, जैसे यहाँ। अब इसको देख के कोई ये नहीं कहेगा कि ये हमको स्ट्रेट लग रहा था और ये हमको ब्रांच लगने लग गया। नहीं, स्ट्रेट और ब्रांच आप कार्बन को देख रहे हैं। कार्बन यहाँ स्ट्रेट है, यहाँ भी कार्बन स्ट्रेट चेन में ही है, कोई ब्रांचिंग कार्बन का नहीं हुआ। OH अपना प्लेस चेंज हो कर रहा है, पहले 1 नंबर वाले कार्बन के साथ लगा था, अभी 2 नंबर वाले कार्बन के साथ लगा है। तो ये हो गया पोजीशन आइसोमर्स। ऐसे ही मल्टीपल बॉन्ड में भी ये चीज करना है। अब लेकिन क्योंकि यहाँ पर कहीं पर हम सिंगल बॉन्ड नहीं डाले हैं, क्योंकि सिंगल बॉन्ड का कोई पोजीशन हम लोग डिफाइन भी नहीं करते। एल्केन में सारा बॉन्ड सिंगल बॉन्ड ही होता है, इसलिए बताते नहीं है कि किस नंबर पे सिंगल बॉन्ड है, बिकॉज ऑल कार्बन कार्बन बॉन्ड इज सिंगल बॉन्ड। तो एल्केन में ये पोजीशन आइसोमरिज्म नहीं होगा, इस बात को ध्यान दोगे। जब एल्केन टॉपिक पढ़ोगे तो तुमको वहां पर सिर्फ चेन आइसोमरिज्म मिलेगा, तुमको ये नहीं लिखा रहेगा कि एल्केन शो पोजीशन आइसोमरिज्म। लेकिन एल्कीन और अल्काइन में तुमको मिलेगा कि दे शो पोजीशन आइसोमरिज्म। एक दूसरा हम एग्जांपल यहाँ पर लिख रहे हैं ये जानने के लिए कि तुम थोड़ा सा अपने से रफ में ट्राई करो। हमेशा बोले हैं क्लास के समय एक पेन और पेपर लेकर के बैठिए। मान लीजिए हम आपको देते हैं C5H10, जनरल फॉर्मूला CnH2n बताए हैं। CnH2n मतलब एल्कीन, यानी किसी एक जगह पर डबल बॉन्ड बनाना है, तो पहले स्केलेटन के फॉर्म में ही बनाना तुमको पोजीशन आइसोमर है, हाइड्रोजन बाद में तुम रखो। लेकिन पहले हमको काउंट करके बताओ कि प्रोपीन में, सॉरी पेंटीन में कितना पोजीशन आइसोमर्स बन सकता है, एटलीस्ट ट्राई वंस। देखो पेंट का मतलब कितना कार्बन हो गया, 5, आप 5 कार्बन लिख रहे हैं। नंबरिंग आप याद रखेंगे कि दोनों तरफ से करेंगे, 1 1 2 2 एंड 3। क्योंकि डबल बॉन्ड है तो डबल बॉन्ड आप 2 कार्बन के बीच में दिखाते हैं। तो अब आप स्कोप ढूंढना शुरू करिए कि आपके पास क्या क्या ऑप्शन है। एक ऑप्शन है 1 और 2 के बीच में डाले, चाहे लेफ्ट से चाहे राइट से। और क्या ऑप्शन है, एक और एक ऑप्शन क्या है
कि हम अगर यहाँ पर डालें चाहे यहाँ पर डालें, दोनों में से किसी भी तरफ अगर हम 2 और 3 के बीच में डालें, और कोई ऑप्शन ही नहीं है, आइदर 1 और 2 के बीच में डाल सकते थे और 2 और 3 के बीच में डाल सकते थे। यानी ये भ्रम नहीं होना चाहिए कि मेरे पास ब्यूटीन होता तो ब्यूट 1 इन एंड ब्यूट 2 इन हो रहा था, तो यहाँ पर जो है पेंटीन में पेंट 3 इन भी हो जाएगा। ये ऑप्शन नहीं है, क्योंकि पेंट 3 इन कभी नहीं होगा। अगर यहाँ पर डालोगे तो ये 2 और 3 के बीच में ही हुआ, तो इसको भी 2 इन ही बोलेंगे। यानी दो ही आइसोमर्स यहाँ पर भी बना, पोजीशन आइसोमर्स हम कह रहे, चेन नहीं, पोजीशन। चेन में चेन को आप डिस्टर्ब करते, पोजीशन को सेम रखते। आते हैं उस पर भी। क्या नाम हो गया इसका? हो गया पेंट 1 इन, या पेंटीन सीधा भी लिख सकते हो, 1 अगर लोकेंट होता तो उसको ओमिट भी कर सकते हैं। और दूसरा हो गया पेंट 2 इन। ठीक है, ये दोनों आपस में कैसा हो गया? पोजीशन आइसोमर। मान लो कोई कहता कि हमको पेंटीन का मतलब पेंट 1 इन का ही चेन आइसोमर बनाना है, तो कैसे बनाते? अगर हमको पेंट 1 इन का चेन आइसोमर बनाना होता है, ये सिर्फ इसलिए बता रहे कि तुम थोड़ा सा डिफरेंशिएट कर सको कि चेन और पोजीशन कहने का मतलब क्या है। ये बताए हैं कि जब हम लोग चेन आइसोमर लिखते हैं तो आपके मेन चेन में, जिसको हम लोग वर्ड रूट बोलते थे, एल्क नेमिंग जब करते थे, तो वहां कार्बन का नंबर वैरी करेगा, पोजीशन नहीं चेंज होना चाहिए। अगर ये 1 इन है, 1 के जगह अगर 2 इन हम लिखने लग जाएंगे तो इसका मतलब इस तीनों में से किसी का भी अगर पोजीशन बदल गया तब वो पोजीशन आइसोमर है, इसलिए लोकेंट नहीं बदलना चाहिए। तो अब आप ये ध्यान देंगे, चेन मान लो सपोज इसका हमको, इस कंपाउंड का हमको लिखना था चेन आइसोमर्स, हमको पता करना है कि इसका चेन आइसोमर्स क्या क्या होगा, तो कैसे करते? ध्यान ये रखते हैं अब कि कार्बन चेन आइसोमर बनाने के लिए क्या बोले हैं कि मेन चेन से धीरे धीरे कार्बन हटाते जाओ और उसको ब्रांच में लगाते जाओ। तो पहले एक कार्बन हम हटा रहे, यानी मेन चेन में मेरे पास टोटल कितना बचा? 4। एक नंबर पे डबल बॉन्ड है, इसको बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं करेंगे, ये 1 इन ही रहेगा हमेशा। और क्योंकि मल्टीपल बॉन्ड सीनियर है सब्स्टिट्यूएंट या ब्रांच से, तो अब नंबरिंग एक तरफ से ही होगा। अब ऐसा नहीं कि दोनों तरफ से नंबरिंग कर सकते हैं। ठीक है, एक कार्बन का ब्रांच लगाना है तो क्या बोले हैं? एक कार्बन के ब्रांच को ध्यान देना कि कभी टर्मिनल पे यानी नंबर 1 पे मत लगाना, इधर से भी नहीं, इधर से भी टर्मिनल पे नहीं लगाना, नहीं तो वो मेन चेन में चला जाएगा। तो दो ऑप्शन बचता है, एक या तो हम 2 नंबर पे लगा देते और एक या फिर हम 3 नंबर पे लगा देते। अब कोई ऐसा नहीं कहेगा कि टीचर आप तो बोल रही हैं कि इस तरफ से भी नंबरिंग करने के लिए, हम कह रहे बिल्कुल कहे थे कि नंबरिंग करिए, वो जब आपके पास सिंगल बॉन्डेड चेन है। अब जब एक डबल बॉन्ड है तो डबल बॉन्ड का सीनियरिटी ज्यादा हो गया, तो नंबरिंग आप उधर से ही करते हैं जिधर से डबल बॉन्ड पहले आया, तो यहां पर लगा देंगे। तो ये अब इसको हम 3 मिथाइल काउंट करेंगे, एक कार्बन के ब्रांच को आप मिथाइल कहते थे ना, तो दिस इज 2 मिथाइल ब्यूट 1 इन। ये चेंज नहीं हुआ, देखो पोजीशन चेंज नहीं हुआ, फंक्शनल ग्रुप इज स्टिल एट कार्बन नंबर 1, ब्यूट 1 इन। और ये हो गया 3 मिथाइल, क्योंकि ये 1 ये 2 ये 3 पर एक कार्बन का ब्रांच लगा हुआ है, सो 3 मिथाइल ब्यूट अगेन 1 इन। अगर ये 1 के जगह पर 2 होता तो हम बार बार कह रहे हैं कि तब हम उसको बिल्कुल भी चेन आइसोमर नहीं कहते, हम उसको कहते पोजीशन आइसोमर। अब 3 के बाद और ऑप्शन नहीं है, 4 5 नहीं हो सकता। तो अगर कोई हमसे पूछता कि पेंटीन के केस में हाउ मेनी चेन आइसोमर्स आर पॉसिबल, तो हम कहते ये एक हो गया चेन आइसोमर, ये हो गया और ये हो गया, ये तीनों हो गया आपस में चेन आइसोमर। और पेंट 1 इन और पेंट 2 इन ये हो गया पोजीशन आइसोमर्स। किसी को अगर यहां तक कुछ भी समझने में प्रॉब्लम है तो उसको मुंह खोलना चाहिए। इसके बाद हम बात करेंगे थर्ड आइसोमरिज्म, दैट इज फंक्शनल आइसोमरिज्म। देखो जैसे नाम से ये बात समझ में आ रहा है कि फंक्शनल आइसोमरिज्म वो प्रॉपर्टी होगा जिसके वजह से सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला वाला कंपाउंड 2 या 2 से ज्यादा होता होगा, जिनका प्रॉपर्टीज वैरी करता होगा, लेकिन क्या चीज डिफरेंट होता होगा? फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट होता होगा। मीन्स दिस आइसोमरिज्म अराइजेस ड्यू टू डिफरेंस इन फंक्शनल ग्रुप।
और arises due to presence of different functional group। लेकिन अब एक चीज जो तुमको याद दिलाए, जब आप पढ़े हैं होमोलोगस सीरीज तो आप ये पढ़े हैं कि हर एक फैमिली का अपना एक कैरेक्टरिस्टिक फंक्शनल ग्रुप होता है और हर एक फैमिली का अपना एक कैरेक्टरिस्टिक जनरल फॉर्मूला होता है। फंक्शनल आइसोमेरिज्म समझने के लिए ये बात जरूर ध्यान देना होगा कि फंक्शनल ग्रुप चेंज होना चाहिए, लेकिन साथ में आपके पास एक लिमिटेशन है कि किसी भी हाल में, क्योंकि हम आइसोमर बात कर रहे हैं, तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होना चाहिए, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला चेंज नहीं होना चाहिए। इसके वजह से आपको कुछ चीज ध्यान रखना है, कुछ चीज ध्यान इस वजह से रखना है क्योंकि ऐसा पॉसिबल नहीं हो सकता कि हम जो सो ग्रुप उठा ले और उसका जो है वो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम हो जाएगा, ऐसा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हर एक फैमिली का यानी हर एक फंक्शनल ग्रुप का अपना कैरेक्टरिस्टिक जनरल फॉर्मूला होता है, उसी फॉर्मूला को वो फॉलो करेगा, उसी ट्रेंड को वो फॉलो करेगा। तो फंक्शनल आइसोमर ऐसा नहीं होगा कि अल्कोहल हमको मन करेगा तो वो, या एल्कीन मन करेगा तो वो अल्काइन के साथ फंक्शनल आइसोमेरिज्म शो कर देगा। फंक्शनल ग्रुप होना चाहिए, इस बात को ध्यान दो, एल्कीन और अल्काइन तो बॉन्ड का नेचर है। फंक्शनल ग्रुप आप किसको कहते थे, आपको ध्यान होगा जो आप टेबल सीनियरिटी टेबल नॉमेनक्लेचर में देखे हैं, उसमें जो ग्रुप्स लगा हुआ था अदर देन कार्बन हाइड्रोजन, NO2 सब्स्टिट्यूएंट लेते थे, Cl छोड़ो, तो बाकी जो तुम्हारा था वो सब फंक्शनल ग्रुप था। ध्यान यहाँ पर ये रखना है कि फंक्शनल ग्रुप सेम हो और मॉलिक्यूलर फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट हो लेकिन मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम हो, तो वही फैमिली आपस में, जैसे हम लोग क्या कहते हैं, मान लो अब हिंदू मैरिज एक्ट के अकॉर्डिंग जैसे सोसाइटी में शादी होती है तो हम लोग क्या कोशिश करते हैं, मेरी बात को ध्यान से समझना, कि फैमिली अलग हो, ठीक है, जैसे यहाँ कह रहे फंक्शनल ग्रुप अलग हो, गोत्र अलग हो, लेकिन कास्ट सेम हो, तभी हम लोग अप्रोच करते हैं। तो यहाँ पर भी आपको उस चीज को ध्यान देना है कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होगा, ऐसा नहीं हम यहाँ पर सारे फंक्शनल ग्रुप का एक सीरीज बना रहे हैं। तुम देखो और उसके फैमिली का जो होमोलोगस सीरीज होता था, वो फैमिली जो जनरल फॉर्मूला अप्रोच करता था, जिस उसका जो जनरल फॉर्मूला होता था, हम वो भी लिख रहे हैं कि क्या ट्रेंड कौन सा फॉर्मूला वो फॉलो करता था। याद करो, अगर हम बात करेंगे फंक्शनल ग्रुप, ऊपर से ही स्टार्ट कर रहे हैं, मान लो अल्कोहल, ईथर, हालांकि ईथर को हम लोग सब्स्टिट्यूएंट में लेते थे, जैसे सपोज करो हम बात करेंगे एल्डिहाइड, हम बात करेंगे कीटोन, सॉरी कीटोन में यहाँ कार्बन होता था, ये बॉन्ड है, हम बात करेंगे एसिड, हम बात करेंगे ये एस्टर है, हम बात करेंगे एसिड, यहाँ OH लगा, ठीक है। जैसे मान लो हम बात करेंगे, सपोज करो एल्केन, अब ये फंक्शनल ग्रुप नहीं आ रहे, हम बॉन्ड पे आ रहे हैं क्योंकि इसको भी आगे कुछ बताना है इसलिए लिख रहे हैं। एल्केन का हम लोग क्या लिखते हैं जनरल फॉर्मूला, अगर कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन एल्केन के लिए बात करते हैं तो एक बार इसको रिपीट करो, क्या होता था याद करो, CnH2n + 2, राइट। लेकिन यही एल्केन जब रिंग में होगा, मतलब जब हम लोग साइक्लो एल्केन के लिए बात करेंगे, कुछ बताना है, मतलब रिंग फॉर्म में रहेगा, 3 4 जो भी, तो इसका जनरल फॉर्मूला हो जाता था 2 हाइड्रोजन, क्योंकि 2 इंट कनेक्ट हो जाएगा तो 2 हाइड्रोजन कम हो गया, CnH2n। और एल्कीन का भी जनरल फॉर्मूला याद करो होता था CnH2n, ये इसलिए बता रहे कि कोई कंफ्यूजन ना हो। देन अल्काइन याद करिए क्या होता था, अल्काइन इज CnH2n - 2, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान दो, इसका जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n + 2O, या तो इस फॉर्म में लिखो या फिर O के फॉर्म में हम लोग नहीं लिख करके यहाँ पर OH, क्योंकि फंक्शनल ग्रुप OH है तो उस फॉर्म में भी लिख सकते थे, CnH2n + 1 OH, ठीक है। और ईथर का भी यही फॉर्मूला होता है,
वैसे ही एल्डिहाइड और कीटोन सेम जनरल फॉर्मूला फॉलो करता है, CnH2nO। ईस्टर और कार्बोक्सिलिक एसिड का सेम जनरल फॉर्मूला होता है उस फैमिली का, CnH2nO2। यानी अगर मेरे पास एक अल्कोहल है और हमको बहुत एकदम दिली ख्वाहिश है कि हम अल्कोहल का एक फंक्शनल आइसोमर बनाएं, मान लीजिए आपके पास एक कार्बन या सपोज करो 2 कार्बन का अल्कोहल है। एक एग्जांपल के लिए हम कह रहे हैं कि मान लो मेरे पास 2 कार्बन का अल्कोहल है, यहीं पर करके दिखा रहे हैं, ठीक है। मान लो मेरे पास इथेनॉल है, C2H5OH, ये लिखते हैं अगर इस फॉर्मूला को फॉलो किए तो। क्यों 2 कार्बन हम बोले तो यहाँ 2 रखो, 2 2 जा 4 और 1 5 हो गया और OH हो गया, ये इथेनॉल हो गया। या अगर हम इस फॉर्म में लिखते तो हम लिखते हैं C2H6O, दोनों में से कुछ भी आप लिखिए, चलिए ठीक है। अब आगे सुनिए, हमको मन करता फंक्शनल आइसोमर हमको लिखना है, तो हम क्या बोले, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम लेकिन फंक्शनल ग्रुप अलग। अब किसी को मन करेगा कि हम एल्डिहाइड बना देंगे, तो वो नहीं बना सकता, तब वहां पर फंक्शनल आइसोमेरिज्म होगा ही नहीं, क्योंकि एल्डिहाइड का कोई भी कार्बन, यहाँ कार्बन का नंबर अगर तुम सेम कर भी दोगे तो एल्डिहाइड का मेंबर जब लिखोगे तो अल्कोहल या ईथर के कंपैरिजन में देखो यहाँ टोटल 2 हाइड्रोजन जो है वो कम आएगा। अगर आप 2 कार्बन वाला एल्डिहाइड लिखते हैं तो फॉर्मूला विल बी व्हाट, C2H4O, और अल्कोहल लिख रहे तो आ रहा C2H6O। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम आएगा ही नहीं अगर तुम कार्बन इक्वल कर दोगे तो। हाइड्रोजन इक्वल करने जाओगे तो कार्बन चेंज हो जाएगा। मान लो कोई कहेगा हम यहां से बात करते हैं एसिड के साथ अल्कोहल या एल्डिहाइड, तो ऑक्सीजन का नंबर कभी मैच नहीं करेगा, क्योंकि यहाँ ऑक्सीजन 2 है, वहां ऑक्सीजन 1 है। तो इसीलिए फंक्शनल आइसोमरिज्म कौन सा फैमिली किसके साथ एग्जिबिट करेगा वो यहीं से डिफाइन हो जाता है। हम कह रहे मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होना चाहिए, फंक्शनल ग्रुप अलग होना चाहिए। तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होने के लिए आपको वही फैमिली पिक करना होगा जिसका जनरल फॉर्मूला सेम होता है। किसका किसका, अल्कोहल और ईथर का सेम होता है, तो अल्कोहल कैन शो फंक्शनल आइसोमेरिज्म ओनली विथ ईथर। इसको 30 सेकेंड ले करके अपने मन में रिकॉल करो कि अल्कोहल ईथर के साथ ही फंक्शनल आइसोमेरिज्म दिखा सकता है। यानी अगर हमको अल्कोहल बना करके देगा और उसका फंक्शनल आइसोमर लिखने के लिए कहेगा तो हम ईथर बनाएंगे, और अगर ईथर देता है और उसका फंक्शनल आइसोमर बनाने के लिए कहेगा तो हम फंक्शनल ग्रुप चेंज करके अल्कोहल बनाएंगे, क्योंकि इसी दोनों का जनरल फॉर्मूला सेम होता है। वैसे ही अगर हमको एल्डिहाइड देगा तो हम कीटोन बनाएंगे, कीटोन देगा तो हम एल्डिहाइड बनाएंगे, एसिड देगा तो हम ईस्टर बनाएंगे और ईस्टर देगा तो हम एसिड बनाएंगे। और पहचानने के लिए अगर दिया कि कौन सा फंक्शनल आइसोमर है तो हम दोनों को बहुत ध्यान से देखेंगे कि भाई एक चीज और दूसरा चीज क्या है। अगर फंक्शनल ग्रुप चेंज हो गया है तो फंक्शनल आइसोमर है। अब एक चीज जो यहाँ पर समझना है अपार्ट फ्रॉम दिस फंक्शनल आइसोमरिज्म, कि साइक्लोएल्केन और एल्कीन, देखो ये दोनों का भी जनरल फॉर्मूला मैच कर रहा है। तो कोई कहेगा कि क्या ये दोनों आपस में फंक्शनल आइसोमर हो जाएगा, हम कह रहे बिल्कुल नहीं। साइक्लोएल्केन और एल्कीन जनरल फॉर्मूला मैच कर रहा है, लेकिन दोनों में से किसी के पास भी फंक्शनल ग्रुप नहीं है। कार्बन कार्बन बॉन्ड का नाम फंक्शनल ग्रुप नहीं होता। कोई बॉन्ड को छोड़ करके जो भी सब्स्टिट्यूएंट होता था या जो फंक्शनल ग्रुप होता था, अदर देन बॉन्ड कुछ चेंज होना चाहिए। अब रिंग स्ट्रक्चर पे अगर हम लोग बात करेंगे कि मेरे पास रिंग स्ट्रक्चर, हम CH3 का जगह बदल रहे हैं, हम कहेंगे जगह चेंज हो रहा है, दैट इज पोजीशन, दैट इज नॉट फंक्शनल आइसोमर। इस बात को ध्यान रखना है कि ये आपस में फंक्शनल आइसोमर नहीं है। सवाल है फिर ये क्या है, तो इसको बात करते हैं 2 मिनट के बाद। पहले यहाँ फंक्शनल आइसोमर का हम एक एग्जांपल आपको समझा रहे हैं। अगर आपको याद हो गया कि अल्कोहल विथ ईथर, एल्डिहाइड विथ कीटोन एंड ईस्टर विथ एसिड, याद हो गया, इट्स वेरी गुड। नहीं याद हुआ तो फिर से इसको हम कहेंगे 30 सेकेंड अच्छे से देख लो, कम से कम ये भी देख लो कि किस ग्रुप को किस चीज के साथ हम लोग रिप्रेजेंट कर रहे हैं। कि हमको पता है कि एसिड ईस्टर के साथ दिखाता है, लेकिन हमको रिप्रेजेंटेशन ही उसका नहीं पता कि कैसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं उस ग्रुप को, तो फिर मुश्किल होगी।
अब जैसे मान लीजिए हमसे कोई कह रहा है कि दो तरह से क्वेश्चन हम कह रहे हैं। मान लो हमसे कोई कहेगा कि C5H10, या मान लो थोड़ा छोटा मेंबर लेते हैं C4H10O में फंक्शनल आइसोमेरिज्म शो करो या शो फंक्शनल आइसोमर्स ऑफ कंपाउंड हैविंग दिस मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। तो पहले तो आप इसको देख करके, एक ये तरीका होता है, एक दूसरा तरीका भी होता है कि जब तुमसे हम एमसीक्यू की बात कर रहे हैं, तो मान लो एमसीक्यू में तुमसे क्वेश्चन होगा फंक्शनल आइसोमर ऑफ दिस कंपाउंड इज, और वहां बहुत सारा ऑप्शन होगा। तो आपको ये बात ध्यान देना है कि ये जो हम लोग लिखे हैं दिस फंक्शनल ग्रुप इज फॉर कीटोन, ये कीटोन है, और कीटोन जो है वो फंक्शनल आइसोमेरिज्म दिखाता था किसके साथ, विथ एल्डिहाइड। तो इस बात को ध्यान रखना है कि हमको एल्डिहाइड ही बनाना है, 3 कार्बन वाला। एल्डिहाइड को कैसे लिखते थे, C डबल बॉन्ड OH, 3 कार्बन होना चाहिए आपके पास। तो ये 1 हो गया, ये 2 हो गया और ये 3 हो गया। अब डाल लो अपना H3H2COH, हो गया, ये हो गया एल्डिहाइड 3 कार्बन का। ठीक है, अब बिल्कुल फंक्शनल ग्रुप अलग है। अगर इसका नाम हम लिखते तो क्या लिखते, प्रोपेन 2-ओन। मान लो केवल नाम लिखा हुआ, स्ट्रक्चर नहीं लिखा हुआ, तो भी समझ में आएगा कि दे आर फंक्शनल आइसोमर, क्योंकि सफिक्स नेम चेंज हो गया। और यहाँ पर लिखते प्रोपेनल, अल इज फॉर एल्डिहाइड, तो नाम चेंज हो गया। नाम देख करके भी हम समझ रहे हैं कि दे आर फंक्शनल आइसोमर्स। ठीक है, और अब यहाँ पे आ जाइए, जैसे अगर हमको केवल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दिया है तब अगर हमको सेलेक्ट करना है, तो हमको ध्यान रखना है कि यहाँ पर 4 कार्बन है और CnH2n+2 का फॉर्म है, यानी अल्कोहल एंड ईथर। तो हम 4 कार्बन वाला एक अल्कोहल बनाएंगे। अब इसमें कोई टेंशन नहीं होना चाहिए कि हम OH को कहाँ लगाएं। किसी को लगेगा ना कि हम 1 पे लगा देंगे, 2 पे लगा देंगे, हम कह रहे उससे कोई फर्क ही नहीं पड़ता। 1 पे लगाओ तब भी ये ठीक, 2 पे लगाओ तब भी ये ठीक, क्योंकि हम अभी पोजीशन आइसोमर तो बात कर नहीं रहे, हम बात कर रहे फंक्शनल आइसोमर्स। तो आप किसी भी नंबर पे लगाइए, बस OH होना चाहिए। और दूसरा जो है, आप 4 कार्बन के ईथर को बना रहे हैं, तो फिर आपको ध्यान रखना है कि ईथर में फिर हम कोई कहेगा इस तरफ 1 कार्बन रखे टीचर, इधर 3 रखे, या इधर 2 रखे, इधर 2 रखे, हम कहेंगे उससे हमको कुछ मतलब ही नहीं है। अभी हमको सिर्फ मतलब ये है कि मेरा ग्रुप चेंज हो जाना चाहिए। अगर फंक्शनल ग्रुप चेंज हो गया देन दे आर फंक्शनल आइसोमर्स। ये दोनों आपस में क्या है, फंक्शनल आइसोमर्स। देखो ध्यान से, ये ईथर है और ये क्या है, अल्कोहल। अगर नेमिंग के लिए जा रहे हो, दिस इज ब्यूटेन 1-ऑल, और ये याद करो, इसको हम लोग ब्रांच लेते थे 1 2 3, सो दिस इज 1-मिथॉक्सी प्रोपेन। नॉमेनक्लेचर जिसका सही नहीं है उसको नॉमेनक्लेचर एक बार देखना चाहिए। नॉमेनक्लेचर क्योंकि बेसिक है, वो बिल्कुल आपको पता होना ही चाहिए। नेक्स्ट आइसोमेरिज्म, फोर्थ इज मेटामेरिज्म। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म का जो चौथा टाइप है वो है मेटामेरिज्म। कंपाउंड्स को कहते हैं मेटामर्स। और ये आइसोमेरिज्म, सबसे पहले तो समझो कि ये आइसोमेरिज्म हर जगह पर होगा नहीं। मेटामेरिज्म सिर्फ वहीं पर होता है जहां पर बाइवेलेंट फंक्शनल ग्रुप है। आइसोमेरिज्म होता क्या है ये वो बात करते हैं, लेकिन इसके लिए बाइवेलेंट फंक्शनल ग्रुप होना मस्ट है। बाइवेलेंट फंक्शनल ग्रुप हम लोग उसको कहते हैं जो दोनों तरफ से कार्बन से लिंक्ड होगा। OH नहीं, OH में आप एक तरफ ही कार्बन लगाते हैं, तो OH नहीं, NH2 नहीं, एल्डिहाइड नहीं, क्योंकि एल्डिहाइड आप लिखते हैं C डबल बॉन्ड OH, सिर्फ एक तरफ ही आप इस तरफ कार्बन से कनेक्ट कर रहे हैं। लेकिन कीटोन देखो, कीटोन में क्या हो रहा था, इस तरफ भी कार्बन है, इस तरफ भी कार्बन है। तो बाइवेलेंट फंक्शनल ग्रुप कहने का मतलब हो गया जैसे ईथर, जैसे कीटोन, जैसे ईस्टर, दोनों तरफ आपको कुछ कनेक्ट करना है। जैसे सेकेंडरी अमीन, ये सब बाइवेलेंट है क्योंकि आपको दोनों तरफ कार्बन को डालना है। एंड मेटामेरिज्म को डिफाइन ही क्या कर रहे हैं, आइसोमर्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला but different arrangement of carbon along both side of functional group। functional group के दोनों तरफ कार्बन का डिस्ट्रीब्यूशन अलग है। एक और बात हम बोले, मेटामेरिज्म को अगर बहुत ध्यान से देखोगे ना, तो तुमको ये ना थोड़ा कॉम्बिनेशन लगेगा चेन और पोजीशन का।
जैसे मोनोवेलेंट फंक्शनल ग्रुप में आप पोजीशन बदल रहे थे, तो ये ध्यान से देखोगे तो लगेगा कि शायद इसमें थोड़ा सा चेन का भी प्रॉपर्टी शो हो रहा है, थोड़ा पोजीशन का भी प्रॉपर्टी शो कर रहा है। हम एक एग्जांपल तुमको बताते हैं। पहले कंडीशन देख लो कि मेटामेरिज्म शो करने के लिए एक तो बाईवेलेंट फंक्शनल ग्रुप होना मस्ट है, और दूसरा फंक्शनल ग्रुप में अगर कार्बन है, जैसे यहाँ कार्बन है, यहाँ कार्बन है, ये सब में कार्बन नहीं है, तो फंक्शनल ग्रुप के कार्बन को छोड़ करके कार्बन का नंबर 4 या उससे ज्यादा होना चाहिए। कहोगे क्यों? हम कहेंगे क्योंकि डिस्ट्रीब्यूशन आपको दो तरफ करना है। अब 2 में दो डिस्ट्रीब्यूशन पॉसिबल ही नहीं है, दोनों तरफ एक एक ही डालना पड़ेगा, एक ही ऑप्शन है। 3 में भी आपके पास एक तरफ एक रखोगे किसी भी तरफ और एक तरफ 2 कार्बन रखोगे तो ऑप्शन ही नहीं है। मोर देन वन डिस्ट्रीब्यूशन टाइप बिगिंस फ्रॉम कार्बन नंबर 4। 4 होने से आप दो तरफ, मान लो 4 टॉफी है, दो तरफ उसको रखना है, तो तुम्हारे पास ऑप्शन है कि तुम्हारे पास दो वेरिएशन हो सकता है, एक तुम 1 और 3 रख सकते हो और एक दोनों तरफ दो दो टॉफी रख सकते हो। सो यू हैव मोर देन वन चॉइस। इसीलिए कह रहे कि कार्बन का नंबर मोर देन 4 होना चाहिए, एक्सक्लूडिंग, इंक्लूडिंग नहीं लिख रहे, हम लिख रहे हैं एक्सक्लूडिंग। अगर फंक्शनल ग्रुप में कार्बन है तो उसको छोड़ करके, एक्सक्लूडिंग कार्बन ऑफ फंक्शनल ग्रुप, फंक्शनल ग्रुप के कार्बन को छोड़ करके आपके पास 4 या उससे ज्यादा कार्बन होना चाहिए, तभी मेटामेरिज्म होगा, अदरवाइज मेटामेरिज्म नहीं होगा। अब मेटामेरिज्म करेंगे कैसे, यानी मेटामर्स लिखेंगे कैसे? ये तो हम बोले ये कंडीशन है कि कंडीशन क्या होता है, अगर मेटामेरिज्म शो करना है तो व्हाट आर द कंडीशन फॉर मेटामेरिज्म। मेटामेरिज्म एग्जिबिट करने के लिए, अब अल्कोहल में कोई कहेगा मेटामेरिज्म हो सकता है, हम कहेंगे बिल्कुल नहीं। अगर हमको रीजन पूछेगा क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि वो मोनोवेलेंट फंक्शनल ग्रुप है, डाइवेलेंट नहीं है, ईथर में हो सकता है। अब जैसे मान लो हम तुमसे कहते हैं फॉर एग्जाम्पल, यही वाला, यही C4 वाला ले रहे तुमको दिखाने के लिए, C4H10O का मेटामर्स दिखाओ, मान लो हमसे ऐसा कहा जाए, तो हम सबसे पहले तो हम ये समझ पाते कि जब भी हमसे कहा गया C4H10O CnH2n+2O, दो फंक्शनल ग्रुप वाला फैमिली ऐसा था जो कि ये फॉर्मूला अडॉप्ट करता है, एक अल्कोहल CnH2n+2O और दूसरा ईथर। अभी हम अल्कोहल बिल्कुल नहीं बनाएंगे क्योंकि हमको मेटामर्स दिखाना है, मेटामर्स अल्कोहल दिखा ही नहीं सकता, तो हमको ईथर ही बनाना है, हम ये समझ गए। अब जब हमको ईथर बनाना है तो हम समझ गए मेरा ऑक्सीजन हो गया फंक्शनल ग्रुप, इसके दोनों तरफ हमको कार्बन डिस्ट्रीब्यूट करना है। कितना डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो टोटल मेरे पास 4 कार्बन है। अब 4 को आप कैसे कैसे रख सकते हैं, तो सोचो खुद से, एक तरफ एक रख सकते थे, एक तरफ 3 रख सकते थे, ठीक है, एक तरफ 2 रख सकते थे, दूसरे तरफ भी 2 रख सकते थे, एक ये ऑप्शन था। इस 2 में फर्दर और ब्रांचिंग नहीं पॉसिबल था, मतलब एक से इससे ज्यादा टाइप का अरेंजमेंट नहीं हो सकता था। 2 में बताए तुमको ब्रांचिंग कर ही नहीं सकोगे, क्योंकि अगर एक हटा के यहाँ लगा दोगे तो फिर से वो वैसे ही हो जाएगा जैसा ये अभी है। लेकिन इसमें देखो, इसमें आप कर सकते थे किसको फिर से, क्योंकि हम पहले ही तुमको बोले कि देखो मैंने कहा मेटामेरिज्म अराइजेस ड्यू टू डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ कार्बन along both side of bivalent functional group। कार्बन को आपको अलग तरह से अरेंज करना है, ठीक है। ये अरेंजमेंट हम लोग चेन आइसोमेरिज्म में भी करते थे, डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ कार्बन, लेकिन वो कार्बन स्केलेटन में ही करते थे। अभी जो ग्रुप है आपका फंक्शनल ग्रुप, बाईवेलेंट फंक्शनल ग्रुप, उसके दोनों तरफ कार्बन को आपको अलग अलग तरह से अरेंज करना है, दोनों तरफ, ठीक है। तो एक तो अरेंजमेंट था पहले कि अगर मेरे पास 4 कार्बन है तो पहला अरेंजमेंट तो ये हो सकता था कि हम नंबर बदल दें, जैसे ये ईथर लिखे हैं तो इस तरफ एक, इस तरफ 3, एक ऑप्शन था 4 के लिए। 4 को अगर हम कहेंगे कि डिवाइड करो तो क्या क्या ऑप्शन हो सकता है, 1 and 3, एक ऑप्शन हो सकता है 2 and 2, तो वो हम पहले कर दिए। अब हम चेक करेंगे कि क्या अब इसको और तरह से हम अरेंज कर सकते हैं 2 कार्बन को, तो जवाब है नहीं। ज्यादा कार्बन होता तो कर पाते कि चलो एक कार्बन हटा के उसको हम ब्रांच में लगा दिए, 2 में नहीं कर पाएंगे, अगर इसको हटाएंगे और यहाँ लगाएंगे तो फिर से वो सीधा ही हो जाएगा, वो मेन चेन में ही आ जाएगा। लेकिन यहाँ पर देखो इसको कर सकते हैं, 3 है ना, अगर हम एक कार्बन यहाँ से कम कर दे, ये ब्लू वाला अभी दिखा रहे, एक कार्बन ये वाला अगर हम कम कर दे
तो कैसा केस हो जाएगा, देखो एक तरफ, इस तरफ तो नहीं कर पाएंगे क्योंकि एक ही है, इधर 2 कार्बन पहले था ऐसे स्ट्रेट, अभी हम इसको उठा करके ब्रांच में लगा दे, तो यहाँ तो नहीं लगा सकते, ये कॉर्नर में तो नहीं लगा सकते क्योंकि यहाँ लगा दोगे तो फिर वो 3 ही कार्बन हो जाएगा। यहाँ पर अगर आप लगाते तो अरेंजमेंट बदल गया, यहाँ पर तीनों एक साइड में, मतलब दोनों तरफ स्ट्रेट था, यहाँ एक तरफ तो एक ही कार्बन है, दूसरे तरफ स्ट्रेट नहीं दिख रहा तुमको, तो ये तीनों जो होगा ये तीनों आपस में हो जाएगा मेटामर्स। नाम देखो, तुमको नाम से समझ में आएगा कि क्यों हम कह रहे थे कि ध्यान से देखने से ना ये लगेगा कि शायद चेन एंड पोजीशन टाइप का, क्योंकि ये तो ब्रांच हो गया, एल्कोक्सी लिखते थे इसको, एक कार्बन है तो मिथॉक्सी, यहाँ से नंबरिंग करोगे 1 2 3, सो दिस इज 1 मिथॉक्सी प्रोपेन। वैसे इसको लिखोगे तो अब तो दोनों तरफ बराबर ही चेन है, किसी भी तरफ चेन लो किसी भी तरफ ब्रांच लो, तो ये क्या हो जाएगा 1 इथॉक्सी, 2 कार्बन है ना ऑक्सीजन के साथ, तो 1 इथॉक्सी इथेन। यहाँ देखो, क्योंकि मेन चेन हमेशा हम लोग इंड से ही सेलेक्ट करते हैं, बीच से नहीं, तो ये 2 नंबर पे अब ये आ रहा है, तो क्या नाम हो गया बोलो, 2 मिथॉक्सी प्रोपेन। अब देखो फर्स्ट वाले आइसोमर और थर्ड वाले आइसोमर को देखो तो तुमको ऐसा फील होगा कि यहाँ 1 मिथॉक्सी लिखे थे, यहाँ 2 मिथॉक्सी लिखे थे, प्रोपेन तो है ही, तो ऐसा फील होगा कि शायद ये पोजीशन है, और इसको जब लिखोगे तो यहाँ प्रोपेन था और ये इथेन था, यहाँ मेन चेन में 3 कार्बन दिखा रहे, यहाँ 2 कार्बन दिखा रहे, तो लगेगा कि शायद ये चेन आइसोमर हुआ भाई, क्योंकि मेन चेन में 3 कार्बन। तो इसलिए तुमको बोले थे कि मेटामर्स को जब तुम पूरा अच्छे से लिख के अरेंज कर लोगे तो तुमको ऐसा फील होगा कि इट इज कॉम्बिनेशन ऑफ चेन एज वेल एज पोजीशन आइसोमर फॉर डाइवेलेंट फंक्शनल ग्रुप, ऐसा तुमको फील होगा, तुम ऐसा ऑब्जर्व करो। एक इंपॉर्टेंट नोट ये याद रखोगे, जो थोड़ी देर मैंने पहले कहा था कि साइक्लो एल्केन और एल्कीन दोनों का जनरल फॉर्मूला सेम होता है, दोनों फैमिली का, तो अगर कभी एल्कीन के जगह पे कोई साइक्लो एल्केन बनाए या साइक्लो एल्केन के जगह पर कोई एल्कीन बनाए, तो वो आपस में बिल्कुल भी फंक्शनल आइसोमर नहीं कहलाता, क्योंकि वो आपके कार्बन चेन में ही कुछ चेंजेस हो रहा है। जैसे मान लो एक एग्जांपल के लिए हमसे कोई कहता C3H6, ठीक है, ये हम बात कर रहे हैं एक चेन का ही एक स्पेशल टाइप आइसोमर जिसको कहते हैं रिंग चेन आइसोमर, रिंग चेन आइसोमरिज्म। नाम से देखो, नाम से ही सारा कुछ समझ में आएगा, स्ट्रक्चरल में ये एक बहुत अच्छी बात है कि सारा नेम ही वैसे दिया गया है कि आप नाम से ही अगर कुछ भूल भी रहे हैं तो आपको याद आ जाएगा। एक यहाँ देखो रिंग लिखा हुआ और एक यहाँ पर चेन लिखा हुआ, चेन मतलब ओपन चेन और रिंग मतलब साइक्लिक स्ट्रक्चर, तो यानी आइसोमर्स एक चेन होगा और एक रिंग होगा, उससे आप समझेंगे। जैसे C3H6 है तो ये हम समझ गए कि ये जनरल फॉर्मूला है C3H6 मतलब CnH2 एन एल्कीन का, हम 3 कार्बन वाला एल्कीन बनाते मान लो, ये ओपन चेन हुआ, यानी ये चेन आइसोमर हुआ। और इसी का जब हम लोग रिंग स्ट्रक्चर बनाएंगे तो साइक्लोप्रोपीन मतलब 3 कार्बन अगर हम रिंग में बनाएंगे तो भी जनरल फॉर्मूला वही आ जाएगा C3H6। हाइड्रोजन देखो सब 2-2 बॉन्ड बना रहा, तो H2H2 लिखोगे, C3H6 हो गया, यहाँ पर CH2, यहाँ CH, यहाँ CH3, इसको भी जोड़ो C3H6 हो गया। सो दीज आर कॉल्ड चेन रिंग या रिंग चेन आइसोमर्स। क्यों? क्योंकि एक ओपन चेन के फॉर्म में है और एक रिंग के फॉर्म में है। इसको फंक्शनल वाले कैटेगरी में बिल्कुल नहीं ले जा सकते, पोजीशन वाले कैटेगरी में भी नहीं ले जा सकते, क्योंकि पोजीशन में क्या होता था, फंक्शनल ग्रुप मल्टीपल बॉन्ड या सब्स्टिट्यूएंट का नेचर नहीं बदलता था, सिर्फ उसका पोजीशन बदलता था। लेकिन यहाँ क्या हो रहा है, कुछ भी वैसा है ही नहीं, यहाँ डबल बॉन्ड है, यहाँ डबल बॉन्ड है ही नहीं। फंक्शनल इसलिए नहीं कह सकते हो कि क्योंकि डबल बॉन्ड को हम लोग फंक्शनल ग्रुप कंसीडर नहीं कर सकते। हाँ, ध्यान से देख रहे हो तो तुमको ये समझ में आ रहा कि कार्बन स्केलेटन में कुछ चेंज हो गया, ये ओपन चेन था और ये कैसा हो गया, क्लोज चेन, तो इसको कंफ्यूज मत होना, ये एक चीज हमको बताना था। जो दूसरा नोट आपको हमको बताना है वो बताना है थोड़ा सा टॉटोमेरिज्म, हम चाह रहे कि आप एक बार देख लीजिए। टॉटोमेरिज्म आप जान जाएंगे, उसके बाद फिर आपको 3-4 क्वेश्चन हम करवाएंगे, सिर्फ ये अश्योर होने के लिए कि आपको सही से बात समझ में आ गया है। अगर एक बार बात समझ में आ गया है
टॉटोमेरिज्म इज द फिफ्थ टाइप ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, लेकिन अभी इसको हम लोग जो है स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म में कंसीडर नहीं करते, क्योंकि जब इसको अच्छे से समझ जाओगे तो तुमको ये समझ में आएगा कि इट इज अ स्पेशल काइंड ऑफ फंक्शनल आइसोमेरिज्म। देखोगे तो समझ में आएगा कि फंक्शनल ग्रुप जो है वो वैरी कर रहा है। एक्चुअली टॉटोमेरिज्म होता तो बहुत तरह से है, लेकिन जो एक बहुत कॉमन सा टॉटोमेरिज्म यानी टॉटोमर्स, आइसोमर को कह रहे हैं टॉटोमर्स, तो एक जो बहुत कॉमन सा टॉटोमर्स है जिसके लिए हम ये बता रहे हैं यहाँ पर, अदरवाइज बताते नहीं क्योंकि एंट्रेंस वगैरह में कभी कभी पूछता है, दैट इज कीटो इनॉल टॉटोमेरिज्म। कीटो इनॉल टॉटोमेरिज्म, और हम क्या बोले कि ये आपको समझ में आएगा देख करके कि शायद ये फंक्शनल आइसोमर है, इसको हम लोग अब स्पेशल टाइप ऑफ फंक्शनल आइसोमरिज्म ही कंसीडर करते हैं। यहाँ नाम से ही समझ में आ रहा है कि कीटो मतलब कीटोन ग्रुप होगा, इन का मतलब डबल बॉन्ड होता है, और OH का मतलब होता है अल्कोहल। अल्कोहल के लिए हम लोग ऑल लिखते हैं। तो एक तरफ आपके पास कीटो है और एक तरफ इनॉल है। इसको आइसोमरिज्म में लेते क्यों नहीं है? क्योंकि क्या कहा था मैंने कि आइसोमर वो कंपाउंड है जिसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम, लेकिन वो कंपाउंड अलग है, प्रॉपर्टीज उसका अलग आएगा। वो दोनों का अपना इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस है और उसका प्रॉपर्टी अलग आएगा। अगर हम कहते हैं इथेनॉल और हम कहते हैं मिथॉक्सीमीथेन, तो मिथॉक्सीमीथेन एक अलग कंपाउंड है, उसका इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस है। इथेनॉल एक अलग कंपाउंड है, उसका अपना इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस है। दोनों का प्रॉपर्टी वैरी करता है, लेकिन मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, और इसलिए हम लोग उसको आइसोमर्स कह रहे हैं। क्योंकि फंक्शनल ग्रुप अलग है इसलिए फंक्शनल आइसोमर्स कह रहे हैं। लेकिन इसमें ये दोनों फॉर्म जो है, मतलब जो जिसको दो आइसोमर पहले कंसीडर किया जाता था, आज इसलिए नहीं किया जाता आज के डेट में, क्योंकि ये दोनों फॉर्म जो है वो साइड बाय साइड एग्जिस्ट करता है। मतलब एक फॉर्म दूसरे फॉर्म में ट्रांसफॉर्म होता है, दूसरा फॉर्म पहले फॉर्म में ट्रांसफॉर्म होता है। तो सबसे पहला सवाल है कि आखिर हम जो कीटो इनॉल टॉटोमेरिज्म कह रहे हैं ये कब होता है, कैसे पता चलेगा कि यहाँ होगा यहाँ नहीं होगा? जैसे चेन हमको समझ में आया कि सारे हाइड्रोकार्बन में अगर कार्बन का नंबर मोर देन 3 है तो चेन आइसोमेरिज्म होना चाहिए। फिर पोजीशन हमको समझ में आया कि पोजीशन आइसोमेरिज्म शो करने के लिए मेरे पास मल्टीपल बॉन्ड या सब्स्टिट्यूएंट या फंक्शनल ग्रुप होना चाहिए, एल्केन नहीं शो करेगा। फंक्शनल आइसोमेरिज्म हमको समझ में आया कि वहां होगा जहां कंपाउंड्स का जनरल फार्मूला मैच करता है। मेटामेरिज्म समझ में आया कि बाइवेलेंट फंक्शनल ग्रुप होना चाहिए, कार्बन का नंबर अदर देन फंक्शनल ग्रुप, कार्बन ऑफ फंक्शनल ग्रुप 4 से ज्यादा होना चाहिए या 4 होना चाहिए। तो टॉटोमेरिज्म अगर कंसीडर होता था तो कब किस कंडीशन में टॉटोमेरिज्म हो सकता है? तो कीटो इनॉल टॉटोमेरिज्म एल्डिहाइड भी दिखाएगा और कीटोन भी दिखाएगा, यानी कार्बोनिल कंपाउंड होना चाहिए। एल्डिहाइड और कीटोन ये आइसोमेरिज्म दिखाता है, लेकिन इंपॉर्टेंट ये है कि उसके पास एक अल्फा हाइड्रोजन होना ही चाहिए। नाउ द क्वेश्चन इज कि अल्फा हाइड्रोजन हम लोग किसको बोलते हैं? अल्फा हाइड्रोजन बोलते हैं जो उस हाइड्रोजन को जो अल्फा कार्बन से लगा है। अल्फा कार्बन किसको बोलते हैं? आपका फंक्शनल ग्रुप जिस कार्बन से डायरेक्टली अटैच्ड है। मान लो यहाँ एक कार्बन है तो ये अल्फा हुआ, यहाँ एक कार्बन तो ये भी अल्फा हुआ, इसके बाद बीटा, इसके बाद गामा, ऐसे दोनों तरफ आप नंबरिंग करेंगे। और अगर एक ही तरफ है, सपोज करो हम कहेंगे कि इस तरफ हाइड्रोजन है, तो ये बिल्कुल भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, क्योंकि अल्फा हाइड्रोजन मतलब फंक्शनल ग्रुप जिस कार्बन से लगा है डायरेक्टली वो हुआ अल्फा कार्बन, और उसके H को हम लोग कह रहे हैं अल्फा हाइड्रोजन। ठीक है, तो ये मान लो हम इथेनॉल लिखे हैं CH3C डबल बॉन्ड OH, और ये मान लो हम लिखे हैं एसीटोन, कॉमन नेम इज एसीटोन, ऐसे प्रोपेन 2। ये टॉटोमेरिज्म दिखाता क्यों? हम बोले एक तो एल्डिहाइड कीटोन होना चाहिए, दूसरा अल्फा H होना चाहिए, तो ये कीटोन है, ये एल्डिहाइड है, और अल्फा पोजीशन से H लगा हुआ है। तो दिस आइसोमेरिज्म अराइजेस ड्यू टू शिफ्टिंग ऑफ, शिफ्ट होता है, इसको बोलते हैं हम लोग 1,3 शिफ्ट। ठीक है, जो आपका ऑक्सीजन है, ये पाई बॉन्ड वाला इलेक्ट्रॉन एक्चुअली जैसा हम लोग कंसीडर करते हैं वो हम तुमको बता रहे हैं कि ये चला गया यहाँ, बिकॉज ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, और इस पर कार्बन पे समझ में आ रहा होगा कि पॉजिटिव चार्ज आ रहा है। थोड़ा बहुत हाइपर कंजुगेशन भी पढ़े हो कि अब वो बगल वाले कार्बन का H खींचेगा, तो ये बगल वाला कार्बन का H मतलब यही H। ठीक है, तो इसको ये वाला जो H है ये अब खिंचा करके कहाँ पहुंच गया? यहाँ पहुंच गया, इसीलिए कह रहे 1,3 शिफ्ट। क्यों? देखो ध्यान से, नंबर देखो तो तुमको समझ में आएगा।
ये वाला हो गया अगर 1 नंबर, ये 2 नंबर और ये 3 नंबर। ठीक है, अल्फा वाला कार्बन जो है जहां से हाइड्रोजन शिफ्ट होकर के जा रहा है O के पास, दैट इज 1, अगर उसको ले रहे हो तो ये 2 और ये 3, तो 1 3 शिफ्ट, इसीलिए इसको कह रहे हैं। तो होगा क्या, जब ये H वहां चला गया, इस पे नेगेटिव आ गया और H यहाँ चला गया, तो क्या हुआ जरा सा एक बार देख। ये बच गया आपका CH2, यहाँ आ गया डबल बॉन्ड। कैसे, जिसको नहीं समझ में हम एक बार फिर से बोलेंगे। ये हो गया H और ये आपका हो गया OH। क्या बोले हम, बहुत ध्यान से समझो। ये यहाँ हटा होगा तो इस पर आया होगा माइनस, इस पे आया होगा प्लस। अब तुम हाइपर कंजुगेशन पढ़े हो कि अगर कार्बन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है तो वो अपने बगल वाले कार्बन का H हटाता है। तो ये वाला H, कोई भी तीनों में से कोई भी एक H हटा होगा, इस पे प्लस, इस पे माइनस। ये प्लस माइनस मिलके बॉन्ड बन गया जो हम यहाँ दिखाए हैं। और ये वाला H उठ करके कहाँ चला गया, इस ऑक्सीजन पे माइनस है तो वहां चला गया। तो इस फॉर्म का नाम इसीलिए अब हो गया इन फॉर डबल बॉन्ड और OH के लिए ऑल, इसको कहते हैं इनॉल फॉर्म। और ये फॉर्म जो है, ये फॉर्म कहलाए, यहाँ पर एल्डिहाइड था यानी कार्बोनिल ग्रुप था, यहाँ पर कीटोन था, तो इसी को हम लोग कहते हैं, ये कार्बोनिल ग्रुप वाले फॉर्म को कहते हैं कीटो फॉर्म। और इसीलिए लेकिन हाँ, हम क्यों बोले कि अभी इसको हम लोग, अगर मान लो ये चीज यहाँ पर लिखना होता तो कैसे लिखते, CH2 डबल बॉन्ड C, यहाँ OH और यहाँ पर CH3, इस तरफ से भी कर सकते थे। हम क्यों कहे कि इसको आज के डेट में हम लोग स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म में नहीं इंक्लूड करते हैं, इसलिए क्योंकि ये दोनों एक्चुअली इक्विलिब्रियम फॉर्म में है। ये और ये एक दूसरे में ट्रांसफॉर्म होते रहता है कंटिन्यूअसली, कीटो एंड इनॉल फॉर्म। कभी कभी क्वेश्चन ये होता है कि कीटो और इनॉल फॉर्म में ज्यादा स्टेबल कौन है, तो अगर किसी को थोड़ा भी रेजोनेंस का कॉन्सेप्ट होगा तो उसको ये बात समझ में आ रहा होगा कि इनॉल फॉर्म में पाई बॉन्ड और लोन पेयर एक दूसरे के अल्टरनेट पोजीशन पे, तो यानी ये रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड होगा, जबकि कीटो फॉर्म में ऐसा कुछ भी नहीं है। सो दिस फॉर्म इज मोर स्टेबल इन कंपैरिजन टू कीटो फॉर्म। एक बात ये हो गया। दूसरा बात, अगर हमको क्वेश्चन कभी ये पूछा जाए कि कौन कीटो इनॉल टॉटोमेरिज्म शो करेगा, कीटो इनॉल आइसोमेरिज्म किसमें होगा किसमें नहीं होगा, तो मान लो अगर अल्फा, हम यहाँ पर कंडीशन बार बार कह रहे हैं कि एल्डिहाइड कीटोन होना चाहिए कीटो इनॉल टॉटोमेरिज्म शो करने के लिए, और अल्फा पोजीशन पे H जरूर होना चाहिए। अब अगर कोई हमसे कहता कि ये मेरे पास एक कंपाउंड है, मान लो बेंजल्डिहाइड, बेंजल्डिहाइड ऐसा कंपाउंड, क्या यहाँ पर हम लोग कीटो इनॉल फॉर्म बात कर पाएंगे? तो देखो यहाँ जो कार्बन है उसके पास ऑलरेडी 4 बॉन्ड हो चुका है, एक इधर वाले कार्बन से, 2 इधर वाले कार्बन से, तो इसके पास कोई H है ही नहीं, इसलिए ये चाह करके भी कीटो इनॉल टॉटोमेरिज्म नहीं शो करेगा। लेकिन मान लो हम इसी जगह पर सपोज हम लिखते हैं एसिटोफिनॉन, यानी यहाँ अगर हम CH3 लगा देते ये वाला, अब ये जो है दिखाता, क्यों, क्योंकि ये हो गया अल्फा कार्बन और ये अल्फा कार्बन का H है, तो ये अब जो है वो कीटो इनॉल टॉटोमेरिज्म शो करता। होप कि इतना तक बात सबको समझ में आया होगा। फिर भी अगर कोई कंफ्यूजन है तो देखो, पूछो, उसको डिस्कस करेंगे अभी, अदरवाइज हम थोड़ा क्वेश्चन करवाना चाहेंगे। मान लो क्वेश्चन होता पहला कि विच टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म इज एग्जिबिटेड बाय, ये दोनों ऑप्शन होता, तो ध्यान से देखो, क्या ये चेन आइसोमेरिज्म है, कार्बन चेन? जवाब है नहीं, 2 कार्बन यहाँ सीधे लगाए, यहाँ भी सीधे लगा हुआ है। क्या ये पोजीशन है? नहीं। क्या मेटामेरिज्म है? मेटामेरिज्म में दोनों तरफ कार्बन का डिस्ट्रीब्यूशन अलग होता था, यहाँ दोनों तरफ कार्बन है ही नहीं। ध्यान से अगर देखोगे तो ये देखो, ये एसिड ग्रुप है और ये ईस्टर ग्रुप है, यानी फंक्शनल ग्रुप ही बदल गया। जब फंक्शनल ग्रुप बदल जाता है तो हम लोग ऐसे आइसोमर्स को आपस में कहते थे फंक्शनल आइसोमर्स, यानी यहाँ फंक्शनल आइसोमेरिज्म हो रहा है। और अगर पूछा जाता कि ये दोनों किस तरह के कंपाउंड है तो कहते फंक्शनल आइसोमर्स है। ठीक है, सेकेंड वाला को ध्यान से देख के बताओ कि क्या तुमको चेंजेस लगा, चेन है क्या? नहीं, 2 कार्बन यहाँ स्ट्रेट में, यहाँ भी स्ट्रेट में। फंक्शनल आइसोमर अगर ये एल्डिहाइड है तो यहाँ कीटोन होना चाहिए, ध्यान से देखो ये कीटोन नहीं है। मेटामेरिज्म नहीं हो सकता क्योंकि ये डाइवेलेंट फंक्शनल ग्रुप नहीं है। पोजीशन नहीं हो सकता क्योंकि 2 कार्बन में पोजीशन होगा ही नहीं, कहीं से भी जाइए वहां नहीं होगा। अगर बहुत ध्यान से देखोगे तो तुमको समझ में आएगा कि ये कीटो फॉर्म दिखाए हैं और ये ऑल और ये इनॉल फॉर्म दिखाए हैं।
कीटोइनॉल फॉर्म किस आइसोमरिज्म में होता था? याद करो, इट वाज इन टॉटोमरिज्म। नेक्स्ट, ध्यान से देखो और देख करके बताओ कि यहाँ पर क्या हो रहा था, कौन सा आइसोमरिज्म है, जल्दी फटाफट बता पाओगे। कार्बन चेन में कुछ नहीं हो रहा, ध्यान से देखो। थर्ड वाला में कौन सा हो रहा है, कौन सा आइसोमरिज्म? यस, वेरी गुड, पोजीशन आइसोमरिज्म। मल्टीपल बॉन्ड का पोजीशन चेंज हो रहा है, सो दे आर पोजीशन आइसोमर्स। नेक्स्ट को देख करके बताओ इसमें क्या हो रहा है, जल्दी। बिल्कुल नहीं, चेन आइसोमर्स नहीं। अच्छा, एक हाइड्रोजन ही कम हो गया, यस, एक हाइड्रोजन कम हो गया, दे आर नॉट आइसोमर। नाउ अब बोलो, चेन नहीं, पहले भी तो 3 ही था यहाँ, पहले भी 3 ही था, इट वाज ओके। पहले भी 3 था, यहाँ पर भी 3 ही दिखाए हैं, चेन में कोई चेंजेस नहीं हो रहा। चेन में कार्बन चेंज होना चाहिए था, कार्बन का अरेंजमेंट चेंज होना चाहिए था स्केलेटन में। यहाँ तुमको अभी थोड़ी देर पहले ये अल्कोहल वाले एग्जाम्पल में बोले थे कि देखो जब OH का पोजीशन चेंज हो रहा है तो OH इज नॉट द कार्बन चेन, वो कार्बन का पार्ट तो नहीं है, वो फंक्शनल ग्रुप है। तो वैसे यहाँ पर NH2 का पोजीशन चेंज हो रहा है, NH2 इज फंक्शनल ग्रुप, यहाँ 1 नंबर पे लगा था और यहाँ 2 नंबर पे लगा हुआ है। तो जब फंक्शनल ग्रुप या मल्टीपल बॉन्ड का पोजीशन चेंज होता है तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, पोजीशन आइसोमर। एक दूसरा एग्जांपल देखो, अपने कंफ्यूजन को दूर करो। सपोज करो हम ये जाइलीन लिख रहे हैं, दिस इज कॉल्ड, और पैराजाइलीन मान लो एक लिख रहे हैं, 2,4 डाइमेथाइल बेंजीन, 2,4 नहीं 1,4 डाइमेथाइल बेंजीन, पैराजाइलीन, और एक हम देते हैं ऑर्थोजाइलीन, 1,2 डाइमेथाइल बेंजीन। इसको देख के ये नहीं लगना चाहिए कि चेन, कार्बन चेन चेंज हो रहा है। यहाँ तो कार्बन चेन था ही नहीं आपका, मेन तो यहाँ रिंग है, ये भी बेंजीन है और ये भी बेंजीन है। लेकिन यहाँ मैंने क्या कहा, 1 और 4 पर आपका सब्सटीट्यूएंट लगा हुआ है मिथाइल, ये लिख रहे हैं 1,4 डाई मिथाइल बेंजीन, ये लिख रहे हैं 1,2 डाई मिथाइल बेंजीन, यानी मिथाइल का पोजीशन बदल रहा है। आपका मेन रिंग है यहाँ पर बेंजीन, इसको कहते हैं पैराजाइलिन, इसको कहते हैं ऑर्थोजाइलिन। सो दे आर व्हाट, पोजीशन आइसोमर। इसमें चेन का कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, क्योंकि कार्बन चेन तो यहाँ आपके पास है ही नहीं, रिंग है, एक एक कार्बन, सिंगल कार्बन का चेन थोड़ी बन रहा है। तो ये तो अभी यहाँ सब्स्टिट्यूएंट है, ब्रांच है, और ब्रांच का पोजीशन चेंज हो रहा है, सो दे आर पोजीशन आइसोमर्स। होप सो कि स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म सबको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा।